तो बहुत इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स हमारे रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स रहे हैं, बट आई वुड से कि ये वाला एलिमेंट ऐसा है जो कि सिर्फ हमारे स्कूल से रिलेटेड ही नहीं है। फिर हम सब इसको जो है वो बहुत क्लोजली इस चीज़ की कमी को भी महसूस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और इसकी नीड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसकी ज़रूरत है स्कूल्स के अंदर। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है इस सब की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्रीफली थोड़े से आज के आउटकम्स के बारे में। हम स्कूल काउंसलर के रोल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और हम ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों है स्कूल काउंसलर की। उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो कि स्कूल के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हमारा एक स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। और इसके अलावा बेनिफिट्स पे इसके बात कर रहे होंगे हम। डिफरेंट असेसमेंट टूल्स की भी बात कर रहे होंगे स्कूल के अंदर। जब हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो किस किस किस्म के असेसमेंट्स हम कर सकते हैं स्कूल लेवल पर, कौन कौन सी चीज़ों के लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, हम किस तरह से रेफर कर रहे होते हैं, रेफरल मैकेनिज्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं यही बात पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके ख्याल में स्कूल में बच्चों को व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस इन स्कूल। आपके ख्याल में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि बच्चे स्कूल के अंदर फेस करते हैं। आप हाथ उठाते जाइए, मैं अनम्यूट करते जाऊंगी, बात बताते जाइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते जाइए। जी आतिरा। जी आतिरा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैन यू हियर मी? बिल्कुल 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 है। जी मैम, मैं खुद भी एक अपना छोटा मोटा सा एक सेटअप रन कर रही हूँ काउंसलिंग का स्टूडेंट्स के लिए। और माशाल्लाह। जी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा आइडिया है कि इसमें एक तो ये है कि जो बच्चों के लिए चैलेंजेस सबसे ज़्यादा यही हैं कि उन्होंने फ्यूचर में ऐसा क्या करना है कि वो अपने पेरेंट्स को दे मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम। और उनके कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इट्स कट थ्रोट कंपटीशन। और अच्छे प्रोफेशन में जाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। उसके अलावा ये है कि जो उनका एक जो मेंटल हेल्थ का इशू है आजकल बच्चों का, वो बड़ा सीवियर है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड अस। और उसका वो काफ़ी एक बड़ा इशू है। स्पेशली ये जो कोविड के बाद से एक सिचुएशन आई, उसमें डिप्रेशन का बहुत इशू बच्चों को ये रहा कि फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों के लिए, स्पेशली बिल्कुल फॉर देयर ओन फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो उसमें भी ये चीज़ जो है वो इसमें एड्रेस होती है। तो बिल्कुल बाकी मैम सही। जो उनकी स्टडीज़ हैं उनके हवाले से भी मैं तो बहुत थरोली किया करती थी, बच्चों को काउंसल करती होती थी कि कैसे जो पोजीशन होल्डर्स हैं या जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने कैसे स्टडी करना है। मैं तो वो जो एकेडमिक काउंसलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा करती रही हूँ। चले बस मैम। जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू थैंक सो यू। मच आतिरा। उस्मान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। उस्मान साहब, वी वुड लाइक टू लिसन यू। माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन हमेशा मजेदार होती है, मजा आता है। जी उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी मैम, थैंक यू। अच्छा मैम, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं ड्यूरिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ हमें स्कूल के अंदर, उसमें यह है कि एक तो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन गैप आता है। उसके अलावा जो मेन गैप आता है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, जिसकी वजह से वो अपनी मुकम्मल तौर पे खुद को एक्सप्रेस नहीं करता क्लास में, और इवन के वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाता। तो ये एलिमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट होता है फॉर अ गुड टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी। बिल्कुल तो ये चीज़ें फिर इकट्ठी होके ये जो है ना वो एक बहुत ही सीवियर रिएक्शन क्रिएट बिल्कुल करती ऐसा। हैं ऑन द सेम अगर पॉइंट। मैं साथ ही साथ आपसे ये पूछूं कि ये ऐसा ऐसा हो क्यों रहा होता है, कोई अंदाजा? जी बिल्कुल, टीचर लीडरशिप ना होने की वजह से ऐसा होता है। टीचर सुनना नहीं चाहती, या टीचर के पर्सनल मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, जिस वजह से बच्चा एक से दूसरी दफ़ा क्वेश्चन करता है तो टीचर उसको डांट देती है। नेक्स्ट टाइम वो फिर टीचर से क्वेश्चन करने, वो जो है ना घबराता है। मौसम नहीं समझता, उसे पता होता है कि वो टीचर जो है ना नेक्स्ट टाइम मुझे फिर जो है ना वो डिग्रेड डीमोटिवेट कर सकती है। दैट्स वाई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। सबा भी कुछ कहना चाहती हैं हमसे। सबा प्लीज, जी वी वुड अस्सलाम लाइक वालेकुम। टू। वालेकुम अ, अस्सलाम।
मैडम आप और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा सलाम। सो मैम मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जो होगा वो जबान के हवाले से कहलवाना चाहूंगी। किसी भी स्कूल में, चाहे वो उर्दू मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, अक्सर घरों में इंग्लिश, तो खास इंग्लिश और उर्दू भी थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज है, वो उनकी मदर टंग नहीं है। अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाकी इलाकों से शिफ्ट हुए हैं या फिर रेफ्यूजी बच्चे हैं जो ना इंग्लिश समझते ना उर्दू समझते। बाकी हमारे पाकिस्तानी तो चलो समझ भी लेते हैं ना, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये मैंने बहुत देखा है। तो बच्चों को लैंग्वेज बैरियर की वजह से कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती है। बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है। कमर साहब की आपकी बात कंप्लीट हुई, मैं आगे बढ़ूं सबा? वुड यू लाइक टू? हाँ, थैंक यू सो मच सबा जी। कमर साहब, कमर साहब को जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमर साहब आप? मैम अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट फाइन, हाउ आर यू मैम? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपकी इसके ऊपर राय चाहती हूँ, आपकी इन आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं इतने टाइम से, क्या कहते हैं आप, बच्चों को किस किस्म के मसाइल हैं? मैम जो क्वेश्चन है पता दैट वाज के कौन कौन से प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं स्कूल के अंदर। मैम उसमें जो सबसे पहला जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं दैट इज अबाउट देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम। यानी बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है। तो पहला जो है बच्चा यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम में आता है। उसके बाद फिर वोकेशनल प्रॉब्लम होती हैं, फिर बच्चे के कुछ यानी कि साइको सोशल प्रॉब्लम होती हैं, बच्चे का ब्रोकन होम हो सकता है, कोई इसी किस्म का बच्चा मेंटल फ्रीक हो सकती है, बच्चा बुलिंग नहीं फेस करता है स्कूल के अंदर। और इसके अलावा जी मैम इसके अलावा जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे क्या सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम बच्चे क्या सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम बच्चा स्कूल में आ सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखना ये एक स्कूल का यानी कि टीचर का या आप गाइड का कह रहे हैं, जो भी बच्चे के साथ बेसिकली डील कर रहा है उसका ये काम है उन तमाम प्रॉब्लम्स को देखे। और फिर खास तौर पे जो डिसलेक्सिया के बच्चे प्रॉब्लम आ रही हैं, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, बच्चे यानी फील कर रहे हैं यानी कि टीचर्स को मालूम नहीं होता। तो ये वो तमाम प्रॉब्लम हैं जो कि हेल्थ से मुतल्लिक हैं, एजुकेशन से मुतल्लिक हैं, बच्चे की मॉरल गाइडेंस से मुतल्लिक हैं, सोशल इकोनॉमिक गाइडेंस बच्चे को चाहिए स्कूल के अंदर, कौन से यानी कि कैरियर अच्छा जा रहा है आगे फ्यूचर में, किसकी डिमांड है। जैसे कि आजकल ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए यानी कि आप यानी कि मॉडर्न जो डिजिटल टेक्निक्स आ गई हैं मार्केटिंग की, उसका बहुत ज़्यादा जोर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे को ओरिएंटेड किया जाना चाहिए और बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है और उनको टैकल भी किया चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सके। क्योंकि बेसिक जो पर्पस है गाइडेंस का और क्वेश्चन का वो ये है कि बच्चे की एडजस्टमेंट को स्कूल एटमॉस्फेयर में जो वो उसको जो उन्होंने वो अप्रूव करना है। थैंक यू सो मच कमर साहब। मेरे ख्याल से आसिया कुछ कहना चाह रही थी, आई थिंक उन्होंने हाथ रेज किया था। आसिया, इफ यू वांट टू से समथिंग और एनीवन एल्स जो इसके बारे में अपनी राय देना चाहे, प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन। जी मैं इनको डिस्कस करना चाह रही थी लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एलैबोरेट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट दैट वाज माय पॉइंट। चले तो आप भी यही बातें कह रही हैं। और कुछ? थैंक यू सो मच आसिया। अच्छा, तो बेहतरीन बात यह है कि हम सब इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि बच्चे को एक स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने ज़्यादातर बात यह है कि एक तो बच्चे को एकेडमिकली प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्किल उसको नहीं आ रही है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा मसला है। तो एकेडमिक चैलेंजेस जो हैं वो बच्चे को फेस कर रहे हो पढ़ रहे होते हैं स्कूल के अंदर। एक और ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप हमने देखा, कम्युनिकेशन गैप की दो वजूहात हमने यहाँ आइडेंटिफाई की। एक जो वजह थी वो ये थी कि बच्चों का लैंग्वेज बैरियर है, उन्हें वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। और एक वजह हमने ये देखी कि एक फियर फैक्टर है, बच्चे कंफर्टेबल नहीं है विद स्कूल एनवायरनमेंट, विद टीचर्स, और एक फियर फैक्टर है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते अपने पॉइंट्स को क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर। एक चीज जो हमने और यहाँ पर देखी वो ये देखी कि बच्चों को करियर गाइडेंस की जरूरत होती है, बिकॉज दे वांट टू एक्सेल, दे वांट टू मेक देम पेरेंट्स प्राउड कि वो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो वो एक प्रेशर उनके ऊपर होता है और उनको करियर के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है कि वो आगे जाकर फ्यूचर में क्या करें और
कैसे करें। और एक बात जो आखिर में कमर साहब ने भी कही थी और शायद उस्मान साहब ने भी कही थी, अगर मैं मिस कर रही हूँ किसी और का नाम तो आई एम सॉरी, कि ये बात भी हुई कि बच्चों को बुलिंग जो है वो देखनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट्स के इश्यूज होते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो ये वाले सारे मसाइल भी बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर फेस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमने देखा कि जब ये बच्चे ये सब चीज़ों को स्कूल के अंदर जाहिर है फेस कर रहे होते हैं तो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। एक बहुत मजे की बात है, देखें स्टडीज भी ये बात शो करती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते, वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, उनके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स के साथ साथ ये भी फैक्टर है कि वो स्कूल्स के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, वो स्कूल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, वो अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते कि वो व्हाट दे कैन डू, तो जिसकी वजह से वो जाहिर है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और ड्रॉप आउट जो है वो इस हवाले से भी बहुत ज्यादा होते हैं। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों के ऊपर, फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और एक बहुत मजे की बात अभी यहाँ डिस्कस हुई थी कि पर्सनल इश्यूज भी उनके होते हैं। पर्सनल इश्यूज में यही आ रहा होता है कि उनकी फैमिली के इश्यूज हैं, उनके सिबलिंग्स के साथ के इश्यूज हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ के इश्यूज हैं, वो सारी चीजें जो है वो उनको परेशान कर रही होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि जाहिर है एक इंडिविजुअल, एक बच्चा जब हमारे पास स्कूल के अंदर आ रहा है तो वो एक इंडिविजुअल है, और उसी के साथ साथ उसके बिहेवियर्स, उसके एटीट्यूड्स, उसके रवैये, ये सारे उसकी स्किल्स, ये सब सिर्फ उसको ही नहीं हेल्प कर रही हैं या उसको परेशान कर रही हैं, भी जो है वो डिस्टर्ब करती हैं सबके ऊपर, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं। अगर मैं कहूँ, अभी हमने बात की थी कि ये चैलेंजेस तो स्कूल में आते हैं, स्पेशली बच्चे जब नए आते हैं स्कूल में तो उनको एडजस्टमेंट्स का बड़ा मसला होता है, वो जाते किसके पास है, कौन इन सारी चीजों को एड्रेस करता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इन चैलेंजेस को एड्रेस कौन कर रहा होता है स्कूल में? मैम कैन आई से समथिंग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम मोस्टली चाइल्ड इज वेरी फेमिलियर विथ हिज टीचर, टीचर्स के साथ बहुत अफिलिएशन पैदा हो चुकी होती है टीचर पेरेंट्स बच्चों की ना, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीचर को अपनी बात बता दें, बट सम टाइम वो भी बच्चे डर रहे होते हैं, कुछ टीचर्स के बिहेवियर की वजह से भी डर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो टीचर कोई एक सब्जेक्ट टीचर हो गई या कोई एक टीचर ऐसी होती है जिसको वो एड्रेस करते हैं लाजमी। बिल्कुल। तो मोस्टली बच्चे जो टीचर्स के पास जा रहे होते हैं। जी जी कहिए। काउंसलर। अच्छा काउंसलर, तो हम बिल्कुल ये काउंसलर का ये नहीं काम है, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस है। गाइडेंस यानी कि बच्चे को स्टेबल बनाती है कि बच्चा अपने पोटेंशियल्स को देखते हुए अपने मसाइल खुद हल करे, जबकि जब गाइडेंस से काम क्रॉस कर जाता है तो बच्चा फिर काउंसलिंग फेज में दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चे के साथ एक यानी कि रेगुलर जो काउंसलर है उसका साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये वो फेज है कि जहाँ पे बच्चा अकेले खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको किसी की हेल्प की, किसी की असिस्टेंस की जरूरत है ताकि वो एडजस्ट कर सके और उसको प्रिवेंटिव में लिए जा सके, बच्चे के डायग्नोस्टिक में लिए जा सके। तो वहाँ पर जो काउंसलर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक जो रोल है वो काउंसलर का है, बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। गाइडेंस जो है या गाइड जो है वो बच्चे को बस खुद बता सकते हैं आप ये कर सकते हैं, मगर काउंसलर साथ साथ चलता है जब तक कि बच्चे का काम या बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो हल ना होता। बिल्कुल सही कमर साहब, बिल्कुल सही आपने बट मैम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डोंट हैव काउंसलर्स ना, बहुत अगला सारे सवाल ऐसे हैं जो स्कूल में होते हैं। जी जी बिल्कुल, अगली बात मैं यही कह रही थी कि आपने बात बिल्कुल सही काउंसलर्स की, बट वो स्कूल जहाँ काउंसलर्स नहीं है, एंड वी नो मेनी ऑफ द स्कूल्स जहाँ पर हमारे पास काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है, तो वहां पर बच्चा किधर जा रहा होता है? सबा भी कुछ अपनी बात यहाँ कहना चाह रही है। सबा जी मैम, यही बहुत अच्छे पॉइंट उठाए गए, लेकिन अभी मैम ने डिस्कस किया कि नहीं होते काउंसलर ना, तो उस टाइम पे हमें टीचर की ही जिम्मेदारी होती है, टीचर है, प्रिंसिपल है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे को जो है टैकल करे, उसके मामलात को समझे। तो हमें कोई इसमें, जैसे हम तो अभी तो बीएड एमएड करके आए हैं, लेकिन हमें कोई इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं होती ना स्कूल में कि भाई आपने बच्चे को काउंसल कैसे करना है, तो हम खुद ही अपनी समझ से जो है किसी ना किसी तरह हल उसका निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिया भी कुछ कहना चाह रही थी। आसिया की बात लेने से पहले मैं बस यही बात कहूंगी कि बिल्कुल कमर साहब की बात बिल्कुल ठीक थी कि काउंसलर्स को एड्रेस करना चाहिए,
बट इन मेनी ऑफ द केसेस हमने देखा है कि हमारे स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते। और सबा की बात को मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ कि टीचर्स ही डील कर रहे होते हैं और टीचर्स अनट्रेन्ड होते हैं, ज़ाहिर है उनको वो स्पेसिफिक फील्ड में नहीं होते। जी आसिया प्लीज। जी यही मैं भी कहना चाह रही थी। एक्चुअली देखिए बच्चे, उसको भी इतनी समझ नहीं होती है कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए किसके पास जाना है। तो लास्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद स्कूल, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो एक पियन के साथ एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा प्रॉब्लम केस है था, मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम थे जो स्टूडेंट से भी पता चलते थे, और एंड आई वाज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर। तो मुझे उसके जो मतलब पर्सनल इश्यूज थे वो पियन से पता चल रहे होते थे कि वो उसने इतनी कोशिश की टीचर से बात करने के लिए, भी उतना हेजिटेंट था कि आखिर में वो अब एक पियन के साथ बैठ के ब्रेक टाइम में या गेम टाइम में वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता था कि मेरे ये इश्यूज हैं। फिर नजर भी रखना पड़ता है फ्रेंडशिप किसके साथ है और वो किसके साथ ज्यादा, अगर कोई किसी बच्चे के साथ हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो प्रॉब्लम में है, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो किसके साथ मतलब ब्रेक में और ये उठ बैठ रहा है, उनके किन स्टूडेंट्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप है। समटाइम्स स्टूडेंट्स खुद से ओपन अप नहीं होते हैं, लेकिन टीचर्स को या कोऑर्डिनेटर्स या प्रिंसिपल इस तरह से देख के भी दूसरों से भी मतलब उसके बारे में मालूमात पूछना पड़ती हैं कि क्या इश्यूज इसके चल रहे हैं, ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आसिया आपकी बात को लेते हुए फिर मैं आतिरा की बात भी लूंगी। आसिया का कहना बिल्कुल सही है कि स्कूल के अंदर हमें खुद देखना पड़ता है, और समटाइम्स बच्चे इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि वो किसी भी और शख्स के साथ जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं वो बात कर रहे थे। उन्होंने एग्जाम्पल भी शेयर की, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये बहुत ही खतरनाक सी बात लगती है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स किसी के भी साथ शेयर कर रहा है जो कि अनट्रेन्ड है, जो कि जिसको किसी भी इशू के डेप्थ का अंदाजा नहीं है, जो कि उसका सब्जेक्ट मास्टर नहीं है। और वो जब मशवरा देगा तो वो एक अपनी अकल समझ, अपनी एक्सपोजर के हिसाब से मशवरा दे रहा होगा, वेदर इज अ टीचर, वेदर इज अ प्रिंसिपल, और वेदर अ पियन जैसे कि उन्होंने बात की, या बच्चे जो आपस में एक दूसरे के साथ मसलों का हल निकाल रहे होते हैं। तो जाहिर है वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर कुछ बेहतर सोल्यूशन तो कोई दे सकता है, बट उस बच्चे की नीड के हिसाब से नहीं दे सकता। आतिरा का मैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर देना चाहूंगी जरूर। जी आतिरा। जी जी मैम, इसमें यही है कि वैसे तो काउंसलर्स शुड बी देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन ये है कि एट टाइम्स यही है कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जिक्र करते हैं। मेरा ये ख्याल है, जो एज ए प्रिंसिपल मैं करती रही हूँ, वो ये है कि मैं अपने टीचर्स को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करती रही हूँ और उनको ये बताया जाता रहा है कि आप किस तरह के इस तरह के मसाइल जब बच्चे आपके साथ डिस्कस करें तो आप काउंसलर के साथ उनकी इमीडिएट जो है वो सिटिंग्स या मीटिंग्स करवाया करें। और उसमें यह है कि काउंसलर्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेन की जाती हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आई यूज्ड टू हैव 2-3 काउंसलर्स एट ए टाइम in a college where I was working. I was having around 16 to 1700 students in that college, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जी, और 3 काउंसलर्स थी मेरे पास। और हमारा जो एक कंटिन्यूअस उनके साथ ये होता था कि एक तो हम उनका एकेडमिक्स में उनके देखते थे, लेकिन जहाँ पर कोई इस तरह का बिहेवियरल इशू आता था या कोई ऐसी प्रॉब्लम इशू आता था, हमें नजर आता था, वहाँ पर हम और टीचर तक बात पहुँचती थी तो हम इमीडिएटली ये करते थे कि जो है उसको ये कहते थे कि काउंसलर के साथ इसकी मीटिंग कराएं, और काउंसलर और मैं माई सेल्फ एज प्रिंसिपल हम डिस्कशन करते थे कि इस तरह के बच्चे को हम क्या इसका क्या होना चाहिए, इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए। और अगर हमें इस पे और ज़्यादा अगर कोई ऐसा इशू होता था जो कि बहुत रेयर होता था कि जिसको हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, तो हमें अगर अपने हेड ऑफिस की, अपने डायरेक्टर की हेल्प चाहिए होती थी तो हम उनसे भी हेल्प सीख कर लेते थे। तो मैम इसमें यही है कि बेसिकली हाँ जी, हम उसको एड्रेस करवाते थे आइदर टू द काउंसलर, यानी उसको उसके पास भिजवाते थे। और समटाइम्स होता था कि काउंसलर बच्चे को लेकर मेरे पास एज प्रिंसिपल मेरे पास भी आ जाया करती थी कि मैम इसका क्या करना है, ये बच्चा ये इस तरह से फील कर रहा है। उसमें यही है कि जो बड़े हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बिना पर उसकी बेस के ऊपर बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देते हैं। मैम इसमें समटाइम्स ये भी होता है कि मुझे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ता था और मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती थी कि आपका बच्चा जो है वो अपनी फैमिली में या घर में इस तरीके से डिस्टर्ब है या अपनी पढ़ाई में ऐसे वो बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो इसमें आपको इस तरीके से डील करना है बच्चे के साथ। तो उससे पेरेंट्स बड़ा हेल्प फील करते थे, बड़ा अच्छा फील करते थे कि आपने हमें एक चीज समझा दी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, मे बी हम उसको ना समझ पाते, लेकिन आपने हमें अच्छी तरीके से बता दी। चलें, जबरदस्त। जी आतिरा, आपका तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके ऊपर है, तो आगे फर्दर भी आपके इनपुट्स जो है वो हमें
हेल्प आउट करेंगे। मेरे ख्याल से आसिया फिर कुछ कहना चाहती हैं। आसिया? मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स ही डिस्कस, मुझे नहीं पता कि बार-बार मेरा हैंड रेज क्यों जा रहा है उसमें, लेकिन आई हैव डिस्कस पॉइंट। अच्छा, चले चले, ठीक है, थैंक यू आसिया। बिल्कुल, हमने ऑलमोस्ट पॉइंट्स को डिस्कस किया है और हमें जो 2 मेन एरियाज नजर आ रहे हैं वो है तो करियर गाइडेंस बच्चों को चाहिए होती है और एक बिहेवियरल काउंसलिंग बच्चों को चाहिए होती है। और बिहेवियरल काउंसलिंग में बहुत सारे जो है वो पीछे चैलेंजेस हमारे बच्चों को जो है वो होते हैं, उसके रूट कॉजेज बहुत सारे हैं। समटाइम्स फैमिली इश्यूज होते हैं, समटाइम्स उनके अपने अंदर इमोशनल इश्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके बिहेवियर सामने आ रहे होते हैं। तो और उसके लिए एक मैकेनिज्म का होना जरूरी है। एक टीचर, एक बच्चा, एक पेरेंट, ये एक, जब हमने पहले भी बात की थी अपने कोर्स में, कि ये एक ट्रायंगुलर है जिसके अंदर कम्युनिटी, बच्चा, पेरेंट, टीचर, ये सारे लोग एक साथ मिलकर जो है वो स्कूल के अंदर काम करते हैं। और अगर ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट नहीं होता तो डेफिनेटली बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे का जो के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उस सब के ऊपर असर पड़ता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक स्कूल काउंसलर किस किस तरह से स्कूल को सपोर्ट कर सकती है, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि अभी आतिरा ने भी कहा कि जी हम पेरेंट्स को भी बुलाया करते थे और उनसे डिस्कस करते थे, बिकॉज वो इंडिविजुअल जो हमारे पास आ रहा है वो किसी फैमिली का हिस्सा है, वो हमारी सोसाइटी से भी इम्प्रेशंस ले रहा है, वो अपनी फैमिली के भी इम्प्रेशंस और इश्यूज और प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी कर रहा है, जो कि हमारे स्कूल के अंदर आ रहा है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मोस्टली हमारे स्कूल्स में हम ग्रेड 8 के अंदर करियर काउंसलर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं यूजुअली। उसके नीचे तो हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म भी नहीं होता स्कूल के अंदर। हम इसी तरह से करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर से बात कर लें किसी मामले में, और वो भी अगर वो करना चाहें। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जहां हम खुद आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है और फिर उसके साथ बैठें और उसकी टेस्टिंग करें और फिर उसको आगे लेकर जाएं। तो थ्रू आउट स्कूल लाइफ हम ऐसा नहीं करते। ग्रेड 8 में आकर कुछ स्कूल्स के अंदर करियर काउंसलर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो कि बच्चों को करियर गाइडेंस दे रहे होते हैं। बट बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए यूजुअली यही हो रहा होता है कि हम अपने अपने इंस्टिंक्ट्स को देखते हुए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए बच्चों को के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। कुछ इश्यूज हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज जो बच्चा खुद से नहीं आता हमारे पास कहने, तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। तो अब हम आगे इसी चीज को देखते हैं कि ये जो काम है काउंसलर का काम ही यही है कि वो उस ब्रिज को हम जो है वो बना सकें, जो कि बच्चे के और उसकी ग्रोथ के अंदर बीच में हाइल हो जाता है। एक काउंसलर जो है वो बच्चे की मेंटल ग्रोथ और बच्चे की प्रोफेशनल ग्रोथ, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस सब के ऊपर काम करता है, और जो कि एक ब्रिज का काम करता है उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। क्यों स्कूल काउंसलर जरूरी है, क्या उनका रोल्स है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि स्कूल काउंसलर्स, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल्स होना जरूरी है, अपने फील्ड का मास्टर्स होना जरूरी है। जब हम कोई सब्जेक्ट टीचर भी हायर करते हैं तो हम जाहिर है उसकी डिग्री को देखते हैं, उसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में ही देखते हैं कि जी उसकी रेलेवेंट डिग्री है कि नहीं है। तो इसी तरह हम एक ऐसा मैटर जो कि एक इमोशनल मैटर, एक मेंटल इश्यूज का मैटर और एक ऐसा मैटर हम डील करने जा रहे हैं एक इंडिविजुअल का जिसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पर। तो ऐसे लिए जब हम स्कूल काउंसलर्स को हायर करते हैं तो उसके लिए उनका सर्टिफाइड होना, लाइसेंस होना, उनकी डिग्री को कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मोस्टली यहाँ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एज अ स्कूल काउंसलर काम करते हैं। स्कूल काउंसलिंग की स्पेसिफिक डिग्री हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट साइकोलॉजी में बच्चों जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, जो लोग पढ़ रहे होते हैं, उनको जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल काउंसलिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी चीजें उनको पढ़ाई जा रही होती हैं और उनके कोर्स का हिस्सा होती हैं। तो हम इस तरह से रखते हैं, और ये समझना जरूरी है कि दे आर द की मेंबर्स ऑफ आवर एजुकेशन टीम, क्योंकि इनके बगैर अगर बच्चा जो है वो अपने स्टेट में नहीं है तो वट एवर वी आर डूइंग इन द स्कूल वो अपना फ्रूट नहीं दे रहा हमको। बच्चे एकेडमिक वीक होते जा रहे हैं, बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज हैं, जो टीचर्स जो है वो आधे टाइम उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के में ही लग जाती है और उसके एकेडमिक तो कहीं पीछे रह जाती है।
और वो जो हमें कंप्लीट बच्चे को पैकेज देना है वो हम नहीं दे पाते। तो ये हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है। अब हम ये देखते हैं कि स्कूल काउंसलर जो है वो करती क्या क्या है। अगर एक स्कूल काउंसलर को हम अपने पास रखते हैं तो उसका जो पहला रोल है वो ये है कि वो एक इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग और एडवाइसमेंट कर रहे होता है। और किस किस चीज में कर रहा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात करता है। बच्चों के अंदर अराइज हो रहे होते हैं, आपस में झगड़े हो रहे होते हैं। इवन सम टाइम जब आप मेंटली इन चीजों को देखेंगे तो बच्चों के अपने अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उनकी अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी अपीयरेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके उनके अपने अंदर ही अपने आप से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो कि हम जाहिरी कॉन्फ्लिक्ट्स को तो देख सकते हैं कि जी दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, इनका आपस में एक दूसरे से बात नहीं होती। जो लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चे के अंदर चल रहे होते हैं वो हम बेशक हम क्वालिफाइड लोग हैं बट हम क्वालिफाइड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ना देख पाते हैं और ना उनको जो है वो रिजॉल्व कर पाते हैं। ये जो आइडेंटिटी डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर, कितने सारे आजकल बच्चे, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया ने बच्चों को इतना एक्सपोज कर दिया है कि वो अपने आप से ज्यादा दूसरों को आइडियलाइज करते हैं और अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। और जब अपने को अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा इशू यही आता है कि मैं उसके जैसा दिखूं, फिजिकल अपीयरेंस वैसी हो, मैं वैसे बात करूं, मैं वैसे दिखूं, मैं वैसे मेरे साथ मेरे मेरे मुझे भी उसी तरह से लोग प्रेज करें। तो वो चीजें बच्चे के अंदर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को डेवलप कर देती है कि उसको वो अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी स्किन में खुश ना होना, उसको अपने आप से ज्यादा वो दूसरों को आइडियलाइज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स, जो स्कूल काउंसलर्स होते हैं वो बच्चों के साथ वन ऑन वन बातचीत करते हैं। ग्रुप काउंसलिंग के तहत बच्चों को रेफरेंसेस के साथ और उनको एडवाइसेस कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर। कितना आजकल सब्सटेंस अब्यूज है, बच्चे ड्रग्स और ये सारी चीजें, छोटे छोटे स्कूल्स के अंदर ये सब प्रेशर्स आ गए हैं। बच्चे ये बहुत सारे काम पीयर प्रेशर में भी कर रहे होते हैं, वो मेरा दोस्त कर रहा है मैं नहीं कर रहा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो इस तरह के बड़े सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। तो एक एक डेडिकेटेड पर्सन जो स्कूल के अंदर मौजूद है, जो कि क्वालिफाइड है इन सारी चीजों को, वो उन चीजों को टाइमली एड्रेस कर सकेगा। मे बी हम उसको लेकर जाएं बट वो एड्रेस करने में इतनी देर हो जाए कि वो चीज हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। दूसरी चीज जो स्कूल काउंसलर का मेजर रोल है वो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, इन सब के साथ। और कंसल्टेशन इज द, आई थिंक इज द मेजर रोल जो कि बच्चे को किसी भी चीज से रोकने या किसी भी मसले को में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना स्टार्ट में कि टीचर्स जो है वो आती हैं, प्रिंसिपल के पास भी आकर बात कर लेती हैं बच्चे को लेकर, टीचर्स खुद भी पेरेंट्स को बुलाकर बात कर लेते हैं कि जी ये सारा मसला है। तो ये एक कंसल्टेशन का बाकायदा प्रोसेस होने की जरूरत है। और वही वाली बात है कि अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच को रख रहे होंगे, यूजुअली क्या होता है, हम स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, हमारा जो कोर फोकस है वो एकेडमिक्स है, सिलेबस कवरेज है, करिकुलम है, तो हमारा कोर फोकस जो है वो वही होता है। और साथ में जैसे जैसे इश्यूज आते जाते हैं हम कंसल्टेशन कर रहे होते हैं कि जी ये मसला आ गया, आप क्या करें, पेरेंट्स को बुलाएं, टीचर्स के साथ बैठें, प्रिंसिपल के साथ बात करें और हम एक बच्चे को बिठाकर बात करें। तो हम प्रॉब्लम के आने के बाद उसको यूजुअली हम रिएक्टिव अप्रोच में कंसल्टेशन कर रहे होते हैं। यहाँ अगर एक डेडिकेटेड पर्सन, एक स्कूल काउंसलर जो मौजूद है, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काउंसलिंग करेगा। एक नीड एनालिसिस हुई भी होगी, उसको मालूम है कि इस स्पेसिफिक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले मुझे टीचर्स के साथ, मुझे ये उस स्पेसिफिक बच्चे को स्कूल के क्लास के अंदर कैसे डील करना है। अब जैसे कि उस्मान साहब ने शायद शुरू में ही बात की थी कि बच्चे जो है वो कम्युनिकेशन का मसला होता है, टीचर बात नहीं सुन रहे होते उनकी और वो बच्चे डर जाते हैं फिर। तो अगर किसी स्पेसिफिक बच्चे के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जो फियर है उसके अंदर के, या वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ये पहले से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उस टीचर को भी सपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। टीचर को पहले से बता दिया जाता है कि इस स्पेसिफिक बच्चे को किस तरह से हमें डील करना है क्लास के अंदर, तो वो वाला इशू हमारा वहां पर रिजॉल्व हो सकता है। तो कंसल्टेशन जो है वो अगर प्रोएक्टिव भी हो जाएगी तो हम बहुत सारी चीजों को बिगड़ने से पहले रोक सकेंगे। इसके अलावा जो हमारा तीसरा काम है जो स्कूल काउंसलर का है, कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, वो फैमिलीज के साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करता है।
हाँ, आमतौर से स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि हम जब बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं तो पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि ऐसा इशू है, लेकिन और पेरेंट्स भी बहुत सारी बार जो है वो बच्चों के प्रॉब्लम्स लेकर सिर्फ पेरेंट्स मीटिंग में ही आकर बात कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है जब उनके सामने रिजल्ट जाता है। लेकिन बच्चों के जो इश्यूज हैं वो ना खुद भी आकर रेगुलर बेसिस पर पेरेंट्स किसके साथ बात करें वो बात नहीं कर पाते। तो अगर एक स्कूल काउंसलर मौजूद होता है और उनको मालूम होता है कि स्कूल के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ हम बिहेवियर्स और इन सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस सपोर्ट स्टूडेंट को, फैमिलीज को, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को जा रही होती है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है ये बच्चे की एकेडमिक्स है, उसके रिलेशनशिप्स हैं उन सब के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो चौथा काम एक स्कूल काउंसलर करती है जो कि एक क्लास टीचर के लिए, उसके एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि वो बच्चों के क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कर रही होती है on the basis of to check their behavior, to measure their behaviors in the classroom, not the academic one। लेकिन क्लास के अंदर जब वो बैठती है, जब टीचर पढ़ा रही होती है और क्लास के अंदर वो बैठती है, तो वो एकेडमिक एस्पेक्ट्स को नहीं देखती, लेकिन वो बच्चों के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को क्लासरूम के अंदर देख रही होती है, जिससे बेहतरी ये आती है कि वहां से नीड एनालिसिस आ जाता है। और नीड एनालिसिस के बुनियाद पर वो फीडबैक दे सकती है टीचर को भी कि उसको फर्दर किस तरह से आगे जाना है, वो बच्चे को भी बिठाकर उसकी काउंसलिंग, वन ऑन वन काउंसलिंग में, ग्रुप डिस्कशंस में शामिल कर सकती है, और पेरेंट्स को भी उसके बारे में पहले से बता सकती है कि उनको क्या रोल प्ले करना है। बिकॉज स्कूल के अंदर सारा काम होता रहे और पेरेंट्स की तरफ से वो गाइडलाइन ना मिले तो डेफिनेटली हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चे को कंप्लीट पैकेज नहीं मिल सकेगा। जो पांचवा काम है एक स्कूल काउंसलर का, वो ये है कि वो स्कूल की सेफ्टी और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जा रही होती है। बहुत सारे स्कूल से हम यही करते हैं, इमोशनल सेफ्टी को भी देख रहे हैं, फिजिकल सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी का मॉड्यूल आपने पढ़ा होगा और उसके अंदर ये बात आई है कि बच्चों की फिजिकल सेफ्टी भी और इमोशनल सेफ्टी भी जो है वो हम का ख्याल स्कूल में रखा जाता है। तो एक स्कूल काउंसलर जो है वो स्टाफ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर इमोशनल सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, बच्चों के एनालिसिस कर सकती है और स्ट्रैटेजीज बना सकती है, और उसके एकेडमिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी शामिल हो सकती है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, जिनको ADHD है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसके अंदर उनका प्लान जो है उनका वो बना सकती है बच्चों का, उसके साथ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाकर टीचर को सपोर्ट कर सकती है। तो इस चीज़ के अंदर भी एक स्कूल काउंसलर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। एक और काम जो स्कूल काउंसलर का है वो इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देती है पोस्ट सेकेंडरी ऑप्शंस के। अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो जो लेटेस्ट जॉब मार्केट है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो जॉब नीड निकल कर आ रही है मार्केट के अंदर, उससे इतने अवेयर नहीं होते। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या ऑफर कर रही हैं, इस वक्त किस चीज़ का ट्रेंड है, कौन सी पढ़ाई आप करेंगे तो उसका क्या स्कोप होगा। तो ये वाले सारी चीज़ें टीचर्स उस तरह से बच्चों को नहीं बता पा रहे होते, क्योंकि वो खुद भी इतना ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है जॉब मार्केट से, डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट करियर सेगमेंट्स के अंदर। तो डेफिनेटली वो बच्चे को फुल नॉलेज उस चीज़ की नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। प्लस बच्चे की स्किल को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते, जैसे शुरू में ही हमने बात की थी, आई थिंक अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, आतिरा ने बात कही थी कि बच्चों की स्टूडेंट की जो करियर गाइडेंस है उसके ऊपर हम उनको बता रहे होते हैं उन्हें कहाँ जाना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुद भी मालूम हो कि मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक जो करियर काउंसलर होता है, जो काउंसलर स्कूल के अंदर होता है, उसके पास वो सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। प्लस जो दूसरी बात हुई थी वो ये हुई थी कि बच्चों को, माँ बाप को प्लीज करना होता है कि जी हम एक्सेल कर रहे हैं, हम अच्छे उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक काउंसलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि माँ बाप को प्लीज तो करना है। जो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है कि माँ बाप वो चाहते हैं जो हम ना कर सके वो हमारा बच्चा करे, लेकिन उसके साथ साथ जरूरत इस बात की है कि क्या बच्चे का स्किल सेट इस बात का है। तो क्या बच्चा, जो माँ बाप चाह रहे हैं, क्या बच्चे का स्किल सेट उस बात पर है भी कि नहीं है, बच्चा वो काम कर सकता भी है कि नहीं कर सकता है। क्या बच्चा सिर्फ इस प्रेशर में वो काम करना चाह रहा है कि जी अम्मी अबू को खुश करना है, पेरेंट्स को खुश करना है, या मेरे दोस्त इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो मैं उस तरफ चला जाऊं, या आजकल मार्केट में इसका बड़ा ट्रेंड है तो मैं चला जाऊं।
बहुत ज्यादा आगे जाकर मसाइल और अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह ये भी है कि हम पढ़ लिख तो लेते हैं मगर हमारा स्किल ही उस स्पेसिफिक करियर की तरफ बना हुआ ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम एक्सेल नहीं कर पाते उस करियर में, या हम जाते हैं कितने इंटरव्यूज करते हैं और फिर हम रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज हमारा वो स्किल सेट मैच नहीं कर रहा था उधर के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि एक काउंसलर जो कि मालूम, जिसको करियर ऑप्शंस भी मालूम है, साथ साथ उसको बच्चे की भी पूरी एनालिसिस है, उसका स्किल सेट, उसके एटीट्यूड्स का मालूम है, जिसके हिसाब से वो उनको करियर गाइडेंस दे। जी कमर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कमर साहब। मैम ये रोल को देखते हुए तो मैंने कभी पढ़ा था इनके, क्योंकि मैं पीएचडी स्टूडेंट भी हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी रहता हूँ गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में। जी जी। तो मैंने कभी पढ़ा था कि जो रोल ऑफ काउंसलर्स या गाइड है वो तकरीबन 3 किस्म के हैं। जी जी। पहला था प्रिवेंट और तीसरा था डेवलपमेंट। जी। तो ये तमाम जो आपने ये 5-6 जो हमें स्टेप्स बताए हैं, जो रोल्स बताए हैं, तो उन तीनों में कवर हो रहे हैं जो है ना। जी बिल्कुल। ये प्रिवेंट भी करना है बच्चे को, और बच्चे को एमिटी भी देनी है, और बच्चे को डेवलप भी करना है, उसके पोटेंशियल्स को, उसके टैलेंट्स को अपने डेवलप करना है ताकि वो एडजस्ट भी हो सके। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम तो एडजस्टमेंट का बच्चे का, बच्चे को अपने एडजस्ट करना है उसके बिहेवियर के साथ, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करके, उसकी कुछ चीज़ों को यानी कि आपने दरगुजर करना है, कुछ को आपने उसको अपने रिफाइन करने हैं ताकि बच्चे जो है एडजस्ट हो पाए। तो डेवलपमेंटल है, उसमें रेमेडियल है, और उसमें प्रिवेंटिव है। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा था कमर साहब आपने। आसिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी आसिया। अच्छा आतिरा कहना चाह रही हैं? आतिरा। अच्छा आसिया पहले बात कर लें फिर हम आतिरा की बात सुनते हैं। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रही हूँ क्या इसमें सुन रही हूँ नोट्स पर। अच्छा अच्छा चलें, आपका बार बार आ जाता है। चलें ठीक है, आतिरा आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैम, ये जो करियर काउंसलिंग है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन द कॉलेजेस, स्पेशली या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इवन मैट्रिक में जब 10th क्लास में बच्चा आ जाता है, वहां पर आकर वो काफी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट जब उसने अपनी एफएससी करनी होती है तो वो उसमें उसको बहुत इश्यूज होते हैं कि वो वहां पर मैम हमने देखा है कि ये पेरेंट्स को यहाँ पर हमें एक्सट्रीम गाइडेंस देनी होती है, पेरेंट्स को भी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो बच्चा जो है मैट्रिक में अगर सी ग्रेड लेकर या बी ग्रेड लेकर भी आया है तो वो उनकी डिमांड होती है कि हमने इसको प्री मेडिकल में भेजना है और इसको हमने डॉक्टर बनाना है, जबकि मेडिकल के जो मेरिट्स हैं वो बहुत हाई हैं पाकिस्तान में, या जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तो फी बहुत ज्यादा है, उसके चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि बच्चे वो सारे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहां पर फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग पहले करनी पड़ती है कि आप बच्चे को उसका जो देखें उसका माइंडसेट क्या है, अगर वो आप उसको इस तरफ मत लेकर जाएं, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने, चलें ठीक है प्री मेडिकल पढ़ा लें, आप साइंस की तालीम देना चाहते हैं दिला लें, लेकिन फिर उनको काम डाउन करना पड़ता है कि आप डॉक्टर बनाने के पीछे मत पड़े, इसमें इस मेडिकल प्री मेडिकल करके एफएससी में उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी फील्ड्स मौजूद हैं जहां बच्चा जा सकता है। मैम ये चीजें हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी और अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स को भी, टीचर्स मैम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते इस चीज के अंदर। बच्चे जब अपनी परेशानी उनसे शेयर करते हैं तो हमारे यहाँ का जो टीचर है मोस्टली 99% टीचर वो है कि जो बिल्कुल वो है इनडिफरेंट है बच्चे की इस इशू से, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करेगा जाके क्लास में और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। ही इज नॉट बॉदर्ड कि बच्चा जो है वो किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है, वो उसको क्या परेशानी है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी तो उसके पीछे भी क्या रीजंस हो सकते हैं। वो वाली बातें भी यानी क्या कितने वो परेशान, वो उस पर डंडा पकड़ लेता है कि नहीं क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं सही तरह काम कर रहे हो मेरे सब्जेक्ट में, पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं समझती हूँ मैम हमारे टीचर्स जो है ना, दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन दिस अलॉट अदर देन द स्टूडेंट्स काउंसलर्स। टीचर्स की भी इसमें बहुत थरो जो है ना वो ओवर द ईयर्स इसके ऊपर पूरा जो एकेडमिक सेशन है उसके अंदर टीचर्स की भी ट्रेनिंग कम से कम उनके 6 से 7 सेशन टीचर्स के भी होने चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू आतिरा। मैं देखें आतिरा जो बात कह रही हैं यहाँ पर हम उसको देखते हैं। आतिरा बात कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं कॉलेज के एंड पर आकर, जब बच्चे इनके पास कॉलेज में आते हैं।
तो हम देखें, हम जब रिफ्लेक्ट करें इसको, तो कि कितना इम्पोर्टेंट हमें ये बात खुद ही यहाँ डिस्कशन में महसूस हो रही है कि अगर ये सारी चीजें जब मैट्रिक में आके के पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो मेडिकल कर सके, या उसका वो स्किल सेट नहीं है, तो उस टाइम पर आकर से पहले वही वाली बात, हम प्रोएक्टिव हो, हम आइडेंटिफाई करें, पेरेंट्स को पहले से तैयार करें कि सिर्फ यही एक फील्ड नहीं है जिसमें आपका बच्चा एक्सेल कर सकता है, बल्कि आपके बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज हैं और वो इस फील्ड के साथ मैच करती हैं और वो उसमें आगे जाकर ये अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकता है। तो अगर ये चीजें स्कूल लेवल पर एड्रेस हो जाए, अगर ये चीजें बच्चों के स्किल्स को आइडेंटिफाई करना सिंस बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हुआ और ये काम शुरू हो जाए, और जब बच्चा 8th में 9th में आए तो वो खुद इस काबिल हो कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इन विच फील्ड ही और शी इज कंफर्टेबल, और वो कौन सी चीज में उसको इंटरेस्ट है, वो कौन सी चीज में आगे एक्सेल कर सकता है, उसकी अपनी राय हो उसके ऊपर। और इसी के साथ साथ जब पेरेंट्स को भी हम एक कंटिन्यूस गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम के अंदर लेकर आ जाएंगे, तो वो जो आखिर में जाकर उनका माइंडसेट बदलना मुश्किल हो जाता है कि जी आपका बच्चा सिर्फ मेडिकल में जाएगा तो वो कुछ जिंदगी में कर सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो जब हम ग्रेजुअली उसको स्कूल के लेवल से लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, नहीं बने तो तुम्हारा ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो इन सारे प्रॉब्लम से हम से बाहर निकल सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो आतिरा ने बात की कि टीचर्स की गाइडेंस की, स्कूल की जो काउंसलर है उसका एक रोल ये भी है कि वो टीचर को भी गाइड कर रहा हो, ये हम आगे वाले स्लाइड्स के ऊपर जो है वो देखेंगे। तो स्कूल काउंसलर का रोल जो है वो सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं है, बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों की फैमिलीज, पेरेंट्स, टीचर्स, सबके साथ उसका रोल है। इसीलिए हमने उस स्लाइड में लिखा था कि वो एक वाइटल पार्टनर है स्कूल के अंदर, जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं अभी तक अपने स्कूल में। आतिरा फिर कुछ कहना चाहती हैं आप? नो मैम, इज माय हैंड रेज्ड? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा चले, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि टीचर्स को किस तरह से स्कूल काउंसलर जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, एक स्टडी जो है वो ये हमें बताती है कि स्कूल काउंसलर जो है वो पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बच्चों की हेल्प कर रहा होता है। स्कूल काउंसलर जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है। जो बच्चों के साथ ऑन टास्क रहने का मसला है, बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, बच्चे काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे होते हैं स्कूल के अंदर और जो टीचर्स फेस कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को, तो स्कूल काउंसलर उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। और स्कूल काउंसलर बच्चों के प्रोडक्टिव बिहेवियर्स को एनहांस करता है और उनके जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल करता है और बच्चों को उनको मैनेज करना सिखाता है, तो उनको अपने बिहेवियर्स के साथ कैसे मैनेज करना है। और एक टीचर के लिए इससे बड़ी और क्या सुकून की जिंदगी होगी कि उसका बच्चा वेल बिहेव्ड हो, अपने इश्यूज को मैनेज कर सकता हो, ताकि वो जाहिर अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। इसके ऊपर हमने काफी बात की, इसको मैं जरा आगे लेकर जाऊंगी कि जाहिर है एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए हमें बच्चे का, जब वो एक क्लास में आता है, बड़ा हो रहा होता है। हम मुस्तकिल यही बात करें कि स्कूल काउंसलर सिर्फ क्लास 8 में आकर होना स्कूल के अंदर जरूरी नहीं है, बल्कि एक पूरा काउंसलिंग मैकेनिज्म स्कूल के अंदर थ्रू आउट फ्रॉम क्लास नर्सरी टू ऑनवर्ड्स का होना जरूरी है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा हो, उनके बिहेवियर्स को मैनेज करने में, उनकी फीलिंग्स को मैनेज करने में, उनके स्किल्स और एटीट्यूड्स को एनहांस करने में, ताकि एंड ऑफ द डे जब वो 8, 9, 10th में आए तो इस काबिल हो सकें कि वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, अपनी बात को रख सकें और अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। एडोलेसेंस इश्यूज हमारे स्कूल में आ रहे होते हैं। छोटे बच्चों को तो चलो हमने देख लिया, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे होते हैं उनके फिजिकल इश्यूज हैं, उनके मेंटल इश्यूज हैं, वो एडोलेसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा आते हैं। वो टेंट्रम्स भी आते हैं, वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स भी आते हैं। उन सबको मैनेज करने में स्कूल काउंसलर बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। और आजकल अगर हम देखें तो जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और स्पेसिफिकली अभी कोविड की भी किसी ने जिक्र किया था, और मैं इस बात को मज़ीद सेकंड करूंगी कि मेरी बेटी शी इज़ साइकोलॉजिस्ट, तो वो अब जब हॉस्पिटल्स में जाती है और वो यही बात कहती है कि अम्मा
इस वक्त कोविड के बाद जितनी ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास यंगस्टर्स की आई है, मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट ईयर, यूनिवर्सिटी के शुरू के यूनिवर्सिटी के बच्चे जो इस वक्त हमारे पास आए हैं, इतने बच्चे कभी नहीं आए काउंसलिंग के लिए। तो इस कोविड ने इन बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। अब जब स्कूल्स खुलेंगे और हमारे पास जब बच्चे स्कूल्स के अंदर आएंगे, किसी भी ग्रेड लेवल के हों, किसी भी एज के हों, वो एक अरसे से घर के अंदर मौजूद हैं, घर के अंदर बहुत सारे इश्यूज के अंदर हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक फियर उनके अंदर मौजूद है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सारे अलग रहना। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट, और अब हम ये स्कूल्स के अंदर और ज्यादा फेस करेंगे। खुदा ना खास्ता अब जब बच्चे हमारे पास आएंगे तो सिर्फ बड़े बच्चे नहीं बल्कि छोटे बच्चों को भी हमें इन सारी चीजों के लिए तैयार करना है। तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कैसे बात करेंगे, स्कूल स्टूडेंट काउंसिल इसमें क्या रोल प्ले करता है, इसको आगे देखेंगे। एडोलेसेंस के अपने मसाइल हैं, उसके ऊपर बात करता है, ये हमने बात कर ली है। अब अगर हम ये देखें कि वो एरियाज कौन कौन से हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट को काउंसलिंग की नीड होती है, अब वो खास एरियाज को बताने की कोशिश करते हैं हम। तो कौन बताना चाहेगा कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से एरियाज में काउंसलिंग की नीड होती है? जी कमर साहब। जी मैम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक काउंसलिंग होती है बच्चों को, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए होती है, बेटर फैमिली लाइफ के लिए होती है, ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए जरूरत होती है बच्चे के लिए, बच्चे को साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है, ब्रोकन चाइल्ड अगर बच्चा आ गया तो उसकी जरूरत होती है, करियर ओरिएंटेशन की जरूरत होती है, मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसकी जरूरत होती है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपने सारे एरियाज को कवर किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा लिस्ट डाउन जो आगे हमने किया हुआ उसको देख लें। क्यों हैंग हो जाता है ये? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है, पीयर प्रेशर। बच्चे एक दूसरे का, दोस्तों का प्रेशर बहुत लेते हैं। ये काम बच्चा मेरा दोस्त कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, उसके पास मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसको इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मुझे क्यों नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चा पीयर प्रेशर है, और एक जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, हमने कभी अपने बच्चों को घरों में डिसीजन लेने की आज़ादी ही नहीं दी हुई होती, और ना वो आज़ादी हम स्कूल में आकर बच्चों को दे पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता। अपने लिए उसको जो है वो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि वो क्या करना चाहता है। वो या तो वो करना चाहता है जो उसके माँ बाप कहते हैं, या वो करना चाहता है जो उसके दोस्त कर रहे होते हैं। तो ये एक एरिया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को आइडेंटिफाई, बच्चों को करने। इसके अलावा स्कूल के अंदर बुलिंग है, नए बच्चे आते हैं तो भी, या पुराने बच्चे भी हों तो भी बुलिंग है, या आजकल बेहिसाब चीजें बाहर जा रही हैं, बच्चे विक्टिम हैं, बाहर उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें नहीं मालूम, और वो मेंटल स्ट्रेस और वो मेंटल ट्रॉमा लेकर वो बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर आ रहा है। तो ये वो एरिया है जो बहुत क्रिटिकल है, और नाउ डेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाए, और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके अंदर बच्चे को उस पर बात की जाए। लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, बहुत सारे बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज का शिकार हैं, और स्टडीज ये बता रही हैं कि अब ये रेशियो बहुत ज्यादा होते जा रहा है। पहले हमारे स्कूल में इस तरह ADHD और डिसलेक्सिया के बच्चे नहीं आ रहे थे। फिर अगेन इसके देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। वन ऑफ द रीजन हमारे जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, हमारे रूटीन्स हैं, हमारे घरों के माहौल हैं, हमारी सोसाइटी का माहौल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके अंदर जेनेटिक इश्यूज भी हैं जो कि जाहिर है अब सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आजकल हम सबका मसला है। सोशल मीडिया, सेल फोन इस कदर है कि बच्चे अटेंशन उनकी नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद एक चीज से हट के दूसरी चीज के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो जाहिर है किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते। चेंजेस हैं जो कि प्यूबर्टी से और एडजस्टमेंट से रिलेटेड चेंजेस हैं। लो सेल्फ स्टीम, विथड्रॉन एंड लोनली, ये भी बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल सामने आ रहा है कि बच्चों की सेल्फ स्टीम लो है,
घरों में माँ बाप इतने बिजी हो चुके हैं कि वो बच्चों के लिए उनके पास वो जो क्वालिटी टाइम है वो नहीं है। बच्चा सिर्फ एक अपनी दुनिया के अंदर मौजूद है, उसकी अपनी दुनिया है जो कि सेलफोन से शुरू होती है और सेलफोन पर खत्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से उसको ना एक्सपोजर है, ना घर में कोई बात करने का है, तो लोनलीनेस और विड्रॉन है, जो कि दिस विल लीड टू सुसाइड, के बच्चे जो है वो सुसाइड की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, सुसाइड की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और ये रुझानात बढ़ते चले जा रहे हैं। रिस्की बिहेवियर्स हैं बच्चों के, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि जाहिर है एक टाइम लेते हैं। एग्जाम एंजाइटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे बच्चों को अभी पिछले दिनों मैंने देखी न्यूज कि एक मेडिकल का बच्चा था जिसने सुसाइड किया। अभी फाइनल ईयर के उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और उसने सुसाइड कर दिया। तो ये जो एग्जाम एंजाइटी है और वो जो अपने आप को एक्सेल करने की एक जंग में हम लग गए हैं, जिसमें बहुत कसूर हमारा स्कूल का भी है और हमारे पेरेंट्स का भी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक नहीं होती, बच्चों को देखते हुए नहीं होती। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबा ने मैसेज में किया है कि पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट दीज लर्निंग डिसेबिलिटीज। वेरी राइट सबा, पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनके बच्चे के अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। बट एज ए स्कूल काउंसलर या स्कूल मैनेजमेंट, हम जब इस चीजों को देखते हैं और बच्चों को उसके ऊपर, टीचर जब उनके ऊपर एक प्रोफेशनल टीचर उनके साथ बात करता है, एक प्रोफेशनल बंदा उसके साथ बात करता है, तो उनको उस तरफ लेकर आना आसान हो जाता है। अच्छा जी, जो स्कूल काउंसलर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, अभी इन्होंने कमर साहब ने बहुत अच्छे से बात की, एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, बच्चों के पर्सनल डेवलपमेंट पे, उनके एटीट्यूड्स और स्किल्स के ऊपर, उनकी इमोशनल और सोशल मैच्योरिटी के ऊपर बात करता है। बच्चों का बच्चे आजकल सोशल बीइंग नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में बच्चे सोशल बीइंग नहीं है, उनकी अपनी एक दुनिया है जिसके अंदर वो रहते हैं। वो इंटरैक्ट नहीं करते, वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होते, वो लोगों के साथ नहीं है, वो इंटरैक्शन उनका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के साथ रह गया है। तो जो एक कम होता जा रहा है और बच्चे सोशल मीडिया के दौर में सोशल बीइंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे उन्हें बिहेव करना है उस सोसाइटी के अंदर, सोशल सोसाइटी के अंदर, वो उनके पास नहीं है, कम होता जा रहा है। और प्रोफेशनल ग्रोथ, ये वाली सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पर जरूरत इस बात की आ जाती है कि स्कूल क्या करे। फिर जब हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर करियर डेवलपमेंट में बच्चों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की बिहेवियर्स के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास बच्चे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो ग्रो करें। तो और एक स्कूल काउंसलर का रोल बहुत जरूरी है स्कूल के अंदर, नॉट ओनली फॉर देयर करियर डेवलपमेंट बट बिहेवियरल डेवलपमेंट एज वेल। तो फिर स्कूल क्या करे? तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जी स्कूल को, और ये पूरी दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल भी है, कि देयर इज अ स्कूल रेफरल मैकेनिज्म, देयर इज अ स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम। एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है स्कूल काउंसलिंग का, कि जिसके अंदर बच्चा जब स्कूल के अंदर एंटर होता है, फ्रॉम द डे ही एंटर्स द स्कूल और उसका एडमिशन होता है, उसी के साथ साथ उस बच्चे के डायग्नोस्टिक्स, उसी के साथ साथ एक पूरा प्रोग्राम, उसकी लाइफ साइकिल जो है वो बच्चे की रन करना शुरू हो जाती है इस प्रोग्राम के तहत। और उस प्रोग्राम में के तहत बच्चे को, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो वो हम उसको, उनके फैमिली को, टीचर्स को, स्कूल को और बच्चे को देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम इसको देखें तो जो फर्स्ट माइलस्टोन है इस चीज का, जाहिर है वो एक फाउंडेशन हमें रखनी है इस प्रोग्राम की। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम, उसका क्या स्ट्रक्चर है। अगर हम अपने स्कूल के अंदर एक काउंसलिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें एज ए स्कूल मैनेजर अपने स्कूल के अंदर इस प्रोग्राम में शामिल करनी होंगी, और किस तरह से ये प्रोग्राम को हम अपने स्कूल के अंदर रन कर सकेंगे। जो अभी हमें बात की थी चैट में भी कि हाँ, कि हम इन सारी चीजों को डील कैसे करें, तो अब हम वो सोल्यूशन देने चाह रहे हैं कि इन सारी चीजों को स्कूल के अंदर कैसे डील किया जा सकता है विद स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। सबसे पहले डेफिनेटली हमें इस प्रोग्राम की एक फाउंडेशन बनानी है, और उस फाउंडेशन के लिए
वी नीड टू हैव अ मिशन स्टेटमेंट, जो हमारा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का मिशन स्टेटमेंट होता है. मिशन स्टेटमेंट डेफिनेटली शुड बी लिंक्ड विद द स्कूल मिशन स्टेटमेंट, बिकॉज जो स्कूल का मिशन स्टेटमेंट है वही लेकर हम अपना काउंसलिंग का मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे. जहां बच्चे को लेकर जाना चाह रहे हैं उसी के लिए उसका काउंसलिंग प्रोग्राम भी हम बना रहे हैं. फिर इस प्रोग्राम का रैशनल और फिलॉसफी है, जो कि ज़ाहिर है हमें आइडेंटिफाई करनी है, बनानी है. और उसके बाद हमें स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसीज है, जो ये फाउंडेशन है किसी भी स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम की, कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के साथ उसकी एक प्लानिंग भी बनानी है. तो जो स्कूल के मेजर एरियाज हैं, जैसे अभी हमने बात की कि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट है, उनकी पर्सनल और इमोशनल डेवलपमेंट है, उनका सोशल और सिटीजनशिप मेच्योरिटी है, उनकी जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, करियर डेवलपमेंट है, और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का है, तो उनका जो मल्टी कल्चरल डेवलपमेंट है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप डेवलपमेंट है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है. तो हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई भी करने हैं हर बच्चे के, और उसके ऊपर हमें प्लान भी बनाना है. फिर डेफिनेटली जब हम एक फाउंडेशन, एक बुनियाद रख देते हैं, तो हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है पूरा. उस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए देयर मस्ट बी एन एडवाइजरी काउंसिल, के कौन कौन लोग हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, कौन कौन वो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्कूल का, उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट टीम होगी, प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि उस टीम का हिस्सा होंगे. उसके अंदर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट काउंसलर जो है वो वहां पर मौजूद होगा. उस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हम जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसकी बात कर रहे थे हम, वहां से बात खत्म की थी कि यहाँ पर देखें जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर हमें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर जहाँ पर स्कूल बोर्ड मेंबर्स में से किसी को रखें, डायरेक्टर हो, स्कूल प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, स्कूल काउंसलर हो. इसी के साथ साथ हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी स्कूल के अंदर जो है वो एज अ कंसल्टेंट उस बोर्ड के अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिसके लिए बच्चों को थेरेपी की जरूरत हो सकती है, तो हम ये वाला भी एलिमेंट अपने स्कूल के अंदर रखें, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको ना कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो, बल्कि उसका क्योर और रेमेडी भी जो है वो वहां पर उनको हम दे रहे हों स्कूल के अंदर ही. तो उनको कहीं बाहर जाकर उस सारी चीजों को एड्रेस करने में, जाहिर है हमारे पेरेंट्स भी अनअवेयर हैं बहुत सारी चीजों के लिए, उनको नहीं मालूम है कि उन्हें किसको रेफर करना है, कहाँ जाना है, और ये वाली चीज पेरेंट्स आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करते. अगर इसको हम अपने स्कूल के अंदर ही एड्रेस कर रहे होंगे तो हमारा पेरेंट्स का हमारे पे ट्रस्ट भी ज्यादा डेवलप होगा. इसी तरह हमें अपने स्कूल की काउंसलिंग पॉलिसी डेवलप करने की जरूरत है. इसमें इस सिस्टम को रन करने के लिए हमें प्रोग्राम रिसोर्सेज चाहिए. डेफिनेटली रिसोर्सेज में हमको जो स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ है, उसकी जरूरत है. हमें फाइनेंस तो हर जगह आता है जहां हम रिसोर्स की बात करते हैं, तो एक फाइनेंस तो ऐड होता है. हमें फाइनेंसेस का ख्याल करना है. हमें कम्युनिटी रिसोर्सेज का जो है वो भी ख्याल करना है, क्योंकि वही बात कि अगर हम एक कम्युनिटी के अंदर हैं तो हमें वहां से भी हेल्प और सपोर्ट मिल सकती है. जैसे कि मैंने कहा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कोई इदारा ऐसा जो आपके साथ अटैच हो जाए. इसके अलावा हमें कैलेंडर्स बनाने की ज़रूरत होगी कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, टीचर्स के साथ क्या कर रहे हैं. इस मैकेनिज्म को रन करने के लिए ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, वन-ऑन-वन काउंसलिंग हो रही है. तो किस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को रन कर रहे होंगे, तो एक स्पेसिफिक कैलेंडर बनने की ज़रूरत है. पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ों को. और यूज़ ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जो हमारा काउंसलर होगा जो स्कूल के अंदर है, उसका 80% ऑफ द टाइम जो है वो डायरेक्ट काउंसलिंग है, ट्रेनिंग सेशंस करवाना है स्टूडेंट्स का, स्टाफ का, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस होने हैं, उसके ऊपर जाएगा. और जो रिमेनिंग टाइम है वो इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट है, डेटा कलेक्शन है, डेटा मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, इसके ऊपर उसका टाइम जा रहा होगा. तो हमें इसको डिफाइन करने की यहाँ पर जरूरत है. हमें एक सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज करिकुलम डेवलपमेंट, के जो स्कूल का एग्जिस्टिंग एकेडमिक करिकुलम है उसके साथ साथ जो बच्चे की स्किल और एटीट्यूड डेवलपमेंट है वो किस तरह से अलाइन हो रही है. उसके लिए हमें अलाइनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी. बच्चों के इंडिविजुअल वर्क प्लान्स बनते हैं, बच्चों के ग्रुप वर्क प्लान्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड,
और उसको हमें स्कूल के एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ अलाइन करने की इसके अंदर जरूरत होगी। इंडिविजुअल प्लानिंग बच्चों की होगी, रेमेडियल प्लानिंग होगी। वो बच्चे जो किसी स्पेसिफिक एरिया में वीक हैं, किसी स्पेसिफिक स्किल में वीक हैं, किसी स्पेसिफिक बिहेवियर में उनको अटेंशन की जरूरत है, बच्चों की इंडिविजुअल प्लानिंग होगी, उनकी रेमेडियल प्लानिंग हो रही होगी, और एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हमें इसके साथ क्रिएट करना होगा। इसके बाद जो सबसे आखिरी चीज आती है और जो किसी भी प्रोग्राम की होती है, वो किस प्रोग्राम की क्वालिटी एश्योरेंस होती है। हम बहुत अच्छा कर तो रहे होते हैं, लेकिन क्या वो अच्छा जो हमने अपने हिसाब से सोचा है, डेटा को एनालाइज करके हमने चीजें प्लान तो यकीनन की हैं, क्या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या हमें उसका फ्रूट मिलने जा रहा है। तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का प्लान जो है वो स्कूल के अंदर उस पूरे सिस्टम को डेवलप होने की जरूरत है, जिसके अंदर जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, उस डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे एनालाइज करना है। वो डेटा बच्चों की अचीवमेंट से लेकर वो डेटा बच्चों के बिहेवियरल रिकॉर्ड्स तक हर चीज जो है वो हो सकती है। इसी के अलावा एक प्रोग्राम एवेल्युएशन पूरा मॉनिटर करना है, और उसके साथ साथ हमें अपने स्कूल के अंदर एक काउंसलर की कॉम्पिटेंसी को भी देखना है। एक काउंसलर हमने हायर तो किया है, लेकिन क्या हम हायर करके उसको छोड़ देंगे? तो उस काउंसलर की भी रेगुलर डेवलपमेंट, जैसे हम टीचर्स के लिए बात करते हैं कि टीचर्स आते हैं, एक कॉम्पिटेंट टीचर को हम हायर करते हैं, बट एक टीचर की रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक स्कूल काउंसलर की भी रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो उसको भी आइडेंटिफाई करना और अपने डेटा को देखते हुए कि कहाँ पर जो है वो हमारी चीजें ठीक जा रही हैं या हमें उनको रिव्यू करने की और रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जो कि एज ए स्कूल मैनेजर हम अपने स्कूल के अंदर इम्बेड करने की जरूरत है, ताकि हम एक इफेक्टिव काउंसलिंग सर्विसेज अपने बच्चों को दे सकें। इस मैकेनिज्म के लिए एक स्कूल मैनेजर खुद भी काम कर सकता है। हम मल्टीप्लाइड की भी मदद ले सकते हैं कि वो हमारी इसके अंदर मदद करें कि इस सिस्टम को कैसे इन प्लेस करना है अपने स्कूलों के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे भी इसको मजीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, यही सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं कि विजन मिशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से होगा, सर्विस डिलीवरी, ये सारी बातें हम ऊपर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा स्कूल काउंसलिंग सेंटर है उसको कैसे है। पहले तो हमें मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज हैं जो हमें रखने हैं, जिसका हमें ख्याल करना है। जाहिर है पहले हमने वो पूरा प्रोग्राम बनाया, पॉलिसीज बनाई, ठीक है, फिर हमने प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर आए और उसके बाद हमने पूरी स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग की। अब बात, जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जो सबसे पहली चीज है वो हम क्या देख रहे होंगे। जब हमने एक पूरा प्रोग्राम बना लिया कि हमारे पास एक काउंसलर होना चाहिए, एक हमारे पास इस तरह का प्लान होना चाहिए, हम करिकुलम के साथ एम्बेड करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स को लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में? कोई ऐड करना चाहेगा इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो हमारे पास? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, जैसे आप बात करें ना इन्वॉल्वमेंट की, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम स्कूल हायर भी कर लेते काउंसलर और उसको वो इन्वॉल्व ना हो हमारे बच्चों के साथ, या वो एक्सेस ना बच्चा कर सके, तो इसके लिए जैसे हमारे स्कूल में कि एक HCD पीरियड होता है, जिसमें से बच्चे ने जो है अपने काउंसलर से अपनी हर बात शेयर करनी है। काउंसलर के साथ उसकी जो है ना पूरा 40 मिनट मीटिंग रहेगी। मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन में ये भी आ सकता है कि आप टाइम टेबल में वो पीरियड ऐड कर दें काउंसलर के लिए ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक काउंसलर को हायर करने की जरूरत है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल काउंसलर हो, जिसका हमने एक जॉब डिस्क्रिप्शन रखा है, रिक्रूटमेंट रखी है, उस काउंसलर की हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और स्कूल स्टाफ को जो है वो हमें सपोर्ट करना है। इसी के साथ साथ हमें स्कूल के टाइम के अंदर, स्कूल के जो स्कूल का जो टाइम है उसी के अंदर हमें ये प्रोविजन भी क्रिएट करना है कि काउंसलर के पास बच्चा जाए और काउंसलर के साथ 1-on-1 मीटिंग हो रही हो। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम, जैसे कि अभी सबा ने कहा, कि स्कूल के अंदर ही टाइम टेबल में एक पीरियड ऐसा मुख्तस कर दिया जाए जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो
या तो मतलब एक पीरियड मखसूस हो जिसके अंदर टीचर काउंसलर जो है वो एक क्लास में जा रही है और बच्चों के साथ बात कर रही है, या एक ओपन जो है वो टाइम भी दे दिया जाए बच्चे को कि whoever want to go, तो वो उसके पास एक चांस हो कि वो इस वक्त जाकर बात कर सके। दोनों तरीकों को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड तो है ही जिसके अंदर स्टूडेंट काउंसलर आके या बच्चों को अपने पास बुला के वो उनको डील कर रही है, साथ साथ बच्चों को इतनी प्रोविजन हो, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि बच्चा समटाइम्स अपने इश्यूज को ओपनली डिस्कस नहीं कर पा रहा होता, तो शायद उस एक पीरियड के अंदर सब बच्चों के सामने एड्रेस ना कर सकता हो, तो हम बच्चे को ये आज़ादी दें कि whenever they want to meet the counselor is available in the school, और वो जाकर अपनी चीज वहां डिस्कस कर सकता है। तो इसके लिए स्टाफ को ट्रेन करने की भी जरूरत है कि बच्चा जो है वो किसी भी टाइम अगर किसी बात के लिए जा रहा है तो उसको वो टाइम और वो प्रोविजन देना है। यहाँ पर इसरा ने क्वेश्चन किया कि विच मेंबर्स टू बी इन्वॉल्व इन एडवाइजरी काउंसिल, तो हम पहले बात कर रहे थे। देखिए, एडवाइजरी काउंसिल में डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट टीम के लोग होंगे। अगर आपके स्कूल की हायरार्की में डायरेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली डायरेक्टर्स में से कोई, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजर जो भी है जाहिर है वो स्कूल मैनेजर होगा, प्लस हम काउंसलर और टीचर्स से भी, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है और हम इस मेंबर्स के अंदर क्या कर रहे हैं। तो एडिशनल मैंने कहा कि इसके अंदर एक आउटसोर्स मेंबर जरूर ऐड करें जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या कोई हॉस्पिटल हो या इंस्टीट्यूट हो जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, जिसके साथ हम टाइम टू टाइम चीजों को डिस्कस कर सकें। आतिरा यहाँ पर कोई सजेशन देना चाह रही हैं। जी आतिरा, आप क्या सजेशन देना चाह रही हैं? जी मैम, ये बात हो रही थी कि इनके लिए टाइम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो मैम इसमें ये तरीका हो सकता है कि जो हमारे यहाँ स्कूल में आमतौर पर हर रोज 1-2 टीचर्स जरूर एब्सेंट होते हैं। नॉर्मल रूटीन में ये होती है टीचर्स की एब्सेंटी। तो व्हाट वी वुड डू कि मैं हमेशा अपने जो काउंसलर्स होते उन क्लासेस में भेज दिया करती थी फिक्सर, जो दूसरे सब्स्टिट्यूशंस लगाने के बजाय दूसरे टीचर्स की, मैं अक्सर अपने जो काउंसलर्स होते थे वो उनको मैं क्लास में भेज दिया करती थी। उससे ये फायदा हो जाता है कि काउंसलर की सारे बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन क्लास के साथ इंटरेक्शन हो जाती थी। उसके बाद ये था कि टीचर्स जो काउंसलर्स हैं वो बच्चों को बता देते हैं कि जो आप जिस बच्चे का जरा ज्यादा कोई इंडिविजुअल इशू होता है तो उसको बता देती हैं कि ठीक है इस पीरियड को मैं जल्दी छोड़ रही हूँ, बाकी क्लास को मैं बेशक गेम्स पीरियड दे रही हूँ, आप जाओ लाइब्रेरी में चले जाओ या गेम्स के लिए चले जाओ, और ये कुछ बच्चे या 1-2 बच्चे जो है ये मेरे पास मेरे ऑफिस में आ जाए। हम इस तरीके से भी जो टीचर जो हैं काउंसलर्स जो है वो डील करते हैं बच्चों के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू आतिरा। बिल्कुल, ये भी एक तरीकाकार हो सकता है, ये भी एक तरीकेकार हो सकता है। हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि ये सारे तरीकेकार जो हम यहाँ पर कह रहे हैं उनको हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जरूर करना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो हम हर बच्चे को उसका जो ड्यू टाइम है वो नहीं दे सकेंगे और जो ड्यू अटेंशन है वो नहीं दे सकेंगे। तो समटाइम्स हमारे पास हम किसी एक क्लास में ज्यादा जा रहे हैं तो हमारी अटेंशन उधर ज्यादा हो जा रही है और कुछ बच्चे निगलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें करते हुए हमें इस बात का भी साथ साथ ध्यान रखना है कि एक स्टूडेंट काउंसलर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में मूव कर रही हो, ताकि उसके पास जो डेटा हो वो तमाम बच्चों का डेटा भी अवेलेबल हो और वो तमाम बच्चों को उसके हिसाब से ड्यू अटेंशन दे रही हो। जहाँ ज्यादा देने की जरूरत है उधर ज्यादा दे रही हो, जहाँ कम देने की जरूरत है उधर कम दे रही हो और उनके हिसाब से इंटरवेंशन कर रही हो। थैंक यू सो मच। आप सबके इनपुट्स जो है ना आज बड़े मजे के आ रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कुछ लोग अभी भी खामोश हैं, भाई मुझे उनकी भी बात सुननी है ताकि मुझे अंदाजा हो कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। आर दे ऑल्सो कैचिंग अस? और उनके भी प्लीज आप लोग अपने इनपुट्स देते रहिए। आगे जो इम्प्लीमेंटेशन का फेस में हमारा जो मैनेजमेंट वाली साइड हमने की थी उसके अंदर हमें काउंसलिंग सेंटर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। हम रैंडम यकीनन भेज देते हैं, लेकिन उस रैंडम में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी क्लास में कौन सा काउंसलर ज्यादा गया है, कौन सी क्लास के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, क्या काउंसलर ने सारे बच्चों का डेटा लिया है। साइकोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बार बार प्रोफेशनल काउंसलर की बात कर रही हूँ तो वहां पर हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल जो कि हम आप कितना भी पढ़ने के बाद हम नहीं उन टेस्ट को ना असेस कर सकते हैं ना उन टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की साइकोमेट्रिक्स हो रहे हों जो कि रेलेवेंट जो लोग हैं उनके साथ हो रहे हों।
पॉलिसीज और एसओपीज डिफाइन हो, क्योंकि कोई भी चीज रैंडम ना हो, स्ट्रक्चर्ड हो। तो पॉलिसीज एसओपीज डिफाइन हो। देखिए ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, जो काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग भी और जो बिहेवियर काउंसलिंग है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके अंदर प्राइवेसी का ख्याल रखना, डेटा को प्राइवेट रखना, बच्चे ने की जो चीजें हैं उनको प्राइवेट रखना, उनके प्रॉब्लम्स को प्राइवेट रखना, हर एक के मुंह में वो बात ना हो, हर टीचर वो जान रहा है, हर बच्चा उसके इश्यूज को जान रहा है, तो वो बच्चा ठीक होने के बजाय वो बच्चा मजीद खराब होता चला जाएगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर एसओपीज एंड पॉलिसीज जिनको फॉलो करते हुए कि अगर किसी को बच्चे को मसला है वो किस टीचर के पास जाएगा, वो टीचर किस तरह से आगे लेकर जाएगी चीजों को, कौन उसको एड्रेस करेगा, हर कोई हर मामले को एड्रेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ हमारे जो फॉर्मल ऑफिस की जरूरत होंगी उनका हमें इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, सो ऑन। एक्सपर्टीज हमें चाहिए, हमें एडवाइजरी बॉडी चाहिए, जैसे हमने शुरू में बात की, हमें फाइनेंस के लिए चाहिए होती है। हमारे पास एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर है और मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन प्रोग्राम हमारा इसके अंदर होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि एक स्कूल काउंसलर जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज स्कूल के अंदर करता है, क्या क्या एक्टिविटीज उसकी जो है जब वो स्कूल के अंदर करेगा जो बच्चों को हेल्प कर रही होंगी। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ स्कूल काउंसलर क्या करेगा, स्कूल काउंसलर की जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक तो ये है कि उसको इंट्रोडक्शन देना, उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करना बच्चों को कि करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, या बिहेवियर काउंसलिंग, या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो टू होम दे कैन रीच, इट इज ओके टू हैव सम प्रॉब्लम्स। ये बहुत सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ या आपको कोई लेबल लग गया है, एवरीवन हैज द प्रॉब्लम। ये वाली जो चीज को क्रिएट करना, अवेयरनेस को क्रिएट करना, एक कल्चर को क्रिएट करना, ये एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। एक जैसे कहते हैं ना, मरीज के लिए भी समटाइम्स कहते हैं ना कि भाई जब मरीज को खुद अंदाजा हो जाता है कि उसको क्या है, मरीज अपने मर्ज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जल्दी रिकवर करता है। तो इसी तरह से हम जब अपनी कमजोरी को या अपने किसी मसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें इसके साथ मसला है, तो हम उसमें से जल्दी बाहर आ पाते हैं। तो इस सेंसिटाइजेशन को क्रिएट करना, अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के असेसमेंट सेशंस करना, इन असेसमेंट सेशंस के लिए बच्चों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देना, जो प्रॉपर काउंसलर्स हैं उनके साथ बैठकर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ असेसमेंट सेशंस को डिजाइन करना और असेस करवाना। एम्प्लॉय काउंसलिंग है बच्चों की, कि अब जाहिर है एज अ करियर काउंसलर, ये दोनों जो चीजें, जो एम्प्लॉय काउंसलिंग आ रही है, जो करियर काउंसलिंग के बैड में आ रही है, कि बच्चे के लिए एज अ प्रोफेशनल किन किन चीजों की जरूरत है, एज एन एम्प्लॉय उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स और एबिलिटीज को होने की जरूरत है, उसके बारे में उनको काउंसिल करना। कैपेसिटी बिल्डिंग में बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट्स हैं, बच्चे के वैल्यूज हैं, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट है, बच्चे के एप्टीट्यूड्स हैं, इन सब की वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग कराना, ये एक स्कूल काउंसलर की जिम्मेदारी में आता है। इसी तरह स्कूल काउंसलर, अगर हम कहें कि वो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट की, जैसे शुरू में बात हो रही थी ना कि टीचर्स को जरूरत है अवेयर होने की, तो बिल्कुल स्कूल काउंसलर जो है वो अवेयरनेस सेशन करता है टीचर्स के लिए भी, कि उनको भी मालूम हो कि कौन कौन से मसाइल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और उनको किस किस तरह से वो डील कर सकते हैं इन देयर क्लासरूम्स। तो अवेयरनेस सेशन टीचर्स के लिए स्कूल काउंसलर जो है वो अरेंज करता है। टीचर्स के भी टेस्टिंग सेशंस जो है वो स्कूल काउंसलर कर सकता है, क्योंकि देखें बीइंग अ ह्यूमन, हम सबके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ हमारी वीकनेसेस हैं, और वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो के हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर, उनके वजह से हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम टेस्टिंग सेशंस और काउंसलिंग सेशंस टीचर्स के भी करते हैं, तो जो शुरू में हमने बात की थी कि टीचर अपना गुस्सा बच्चे पे उतार रहा होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था, वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो वो बच्चे के इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेगा। और बीइंग अ ह्यूमन, टीचर जाहिर है घर पे भी अपना देखता है, काम पे भी उसका ध्यान है, बच्चे के 30-35 बच्चे उसकी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर मौजूद हैं, और ओवरऑल वो 100 के करीब बच्चे को डील करता है स्कूल में डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। तो वो टीचर भी एग्जॉस्टेड हो सकता है, उस टीचर को भी काउंसलिंग की जरूरत है।
तो ये काम भी स्टूडेंट काउंसलर, स्कूल काउंसलर का होता है कि वो टीचर्स को ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड करे जिसमें वो भी आकर अपनी बातें उसके साथ कर सके, तो स्कूल का ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर होगा। और इसी तरह से उनकी नीड एनालिसिस करके उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। और पेरेंट्स के हिसाब से वही वाली बात कि अगर फैमिली काउंसलिंग सेशंस रेगुलर बेसिस पर स्कूल के अंदर कंडक्ट कराए जा रहे होते हैं, जनरल टॉपिक्स के ऊपर, बच्चों के बिहेवियर्स के ऊपर, टेंट्रम्स के ऊपर, पेरेंट्स के रोल के ऊपर, अगर इस तरह की अवेयरनेस सेशंस और काउंसलिंग सेशंस, ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी और वन ऑन वन भी, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें अराइज होने से पहले जो है वो खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें मसाइल होने से पहले जो है वो खत्म हो जाएंगे। और स्टिल अगर कोई मसला आता है तो हम उसको वन ऑन वन काउंसलिंग से एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? जी, चैट में मेरे पास कुछ आया। ओके, कोई क्वेश्चन है अगर यहाँ पर, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं, हम पूरे फिर रेफरल मैकेनिज्म को देखेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की, हरीम आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास, आज साजिद साहब भी नहीं, उन्होंने भी बात नहीं की। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई कमेंट है कहना चाहेगा? चलें जी, कमर साहब कह रहे हैं नो क्वेश्चन, सनोवर भी कह रही है नो क्वेश्चन। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें उस रेफरल मैकेनिज्म की। रेफरल मैकेनिज्म की जो कि मैंने शुरू में बात की कि स्कूल के अंदर वो मैकेनिज्म होगा क्या, हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे। नॉट एवरीवन इज डूइंग काउंसलिंग, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत सेंसिटिव, इसके अंदर बहुत प्राइवेसी रिक्वायर्ड है, इसके अंदर बहुत क्लोजनेस चाहिए। हर एक के साथ हम क्लोज नहीं हो पाते, हर एक के साथ हम अपनी बात नहीं कह पाते, और हर एक उतना एक्सपर्ट नहीं होता कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स को बगैर जजमेंटल हुए एड्रेस कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल के अंदर प्रॉपर एसओपीज, प्रॉपर पॉलिसीज और एक प्रॉपर रेफरल मैकेनिज्म मौजूद हो। यहाँ इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके जो एडवाइसेस हैं वो भी इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, कि जब किसी एक बात पे बहुत ज़्यादा एडवाइसेस आ रही हो, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस दे रहा हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़रूरत है। वो प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कंसर्न जो हैं वो हमारे कैसे जो है वो रेफरल के ऊपर पहुंचेगा, कैसे पता चलेगा कि जी कोई कंसर्न्स आ रहे हैं। तो पहला तरीकेकार तो यही है कि स्टूडेंट्स की तरफ से कंसर्न्स आ रहे हैं कि मुझे ये मसला है। हमें इस तरह का एक जो है वो कल्चर जो है वो डेवलप करना है अपने स्कूल के अंदर कि स्टूडेंट खुद अपना मसला लेकर हमारे पास आ रहा हो कि जी मुझे ये मसला है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से मसाइल आ रहे हैं और टीचर्स भी मसाइल, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं वो टीचर्स भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब कोई मसाइल आता है तो क्या होगा कि उसको स्टूडेंट काउंसलर को रेफर किया जाएगा, ठीक है, कि जी ये एक इशू आया है, ये जो है वो आपके पास हम लेकर जा रहे हैं। अब स्टूडेंट काउंसलर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको प्रॉपर एक रेफरल फॉर्म है जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई करेगा। देखिए everything should be black and white in this, because वही वाली बात, सेंसिटिव इश्यूज है, हम रेंडम कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो इसके कई सारे तरीके हैं, नीचे मैंने कुछ फॉर्म्स दिए हैं, इन फॉर्म्स के सैंपल भी हम आपके साथ आगे आपका जो असाइनमेंट होंगे। एक होता है स्टूडेंट सेल्फ रेफरल फॉर्म। ये होता है कि स्टूडेंट आपके पास आया है और आपसे अपने कंसर्न शेयर कर रहा है, तो उस रेफरल फॉर्म के अंदर हमने उसके कंसर्न जो हैं वो सारे लिखे हैं, ठीक है। फिर होता है पेरेंट गार्जियन रेफरल फॉर्म। पेरेंट या गार्जियन की तरफ से कोई इशू हमारे पास आया है तो उसके लिए क्या इशू है, किस बच्चे के लिए है, हम एक उस तरह का फॉर्म होता है, हम उस पर नोट डाउन करते हैं। फिर एक फैकल्टी की तरफ से एक आया, अगर कोई रेफरल फॉर्म आ रहा है तो उसमें फैकल्टी की डिटेल्स और वो सारी चीजें होंगी। एक हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग, किस तरह की काउंसलिंग है हम देने जा रहे हैं, क्या चीज इन रेफरल्स के अगेंस्ट, एक वो एलिमेंट होता है। और एक होता है कंसेंट फॉर्म,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल हम किसी भी चीज को, किसी भी इंटरवेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसके ऊपर एक कंसेंट होना जरूरी है। अगर उस कंसेंट में बच्चे की जरूरत है कंसेंट की, तो बच्चे का कंसेंट होगा। पेरेंट्स का कंसेंट तो लाजमी होगा कोई भी इंटरवेंशन करते हुए, और स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल एडवाइजरी बोर्ड है उसका कंसेंट इसके ऊपर जरूर होगा। तो एक ऐसा कंसेंट फॉर्म किसी भी इंटरवेंशन को शुरू करने से पहले, जब हमारे पास कोई मसला आया, मसले को आइडेंटिफाई किया, उसको नोट डाउन किया, और उसके ऊपर हमने जब काउंसलिंग इंफॉर्मेशन डाली कि इसको इस चीज की जरूरत है, तो उसके बाद एक इंफॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म होगा जिसके अंदर हम कंसेंट ले रहे होंगे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर, और स्पेसिफिकली स्कूल एडवाइजर एंड पेरेंट्स। जो थर्ड स्टेप आता है वो ये आता है कि जब हमारे कंसर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा है इसको कलेक्ट किया जाता है, और उसके ऊपर टाइप ऑफ इंटरवेंशन को हम सेलेक्ट करते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या करना है। तो उसके लिए एक स्टूडेंट बिहेवियर डेटा कलेक्शन फॉर्म होता है जो कि हम एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर उसको फिल आउट कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है बल्कि उसका पीछे का डेटा मौजूद है कि पीछे से क्या ये बच्चे का कांस्टेंट मसला है या ये एक नया मसला आया है हमारे पास। और इसी तरह एक स्टूडेंट कांटेक्ट डेटा टेबल जरूर होती है। ये एक रेगुलर, ये हमारे कुछ फॉर्म्स हैं जो कि एक स्कूल काउंसलर के पास हमेशा होने और अपडेट होने जरूरी होते हैं। अब इंटरवेंशंस कौन कौन सी एक स्कूल काउंसलर कर सकता है? जो सबसे पहली इंटरवेंशन है कि एक इन स्कूल इंटरवेंशन है जिसमें स्कूल काउंसलर जो है वो स्कूल के अंदर ही वन ऑन वन बच्चे के साथ बैठता है, उसको गाइड करता है, उसको काउंसिल करता है, उसकी मेंटोरिंग करता है, उसको अवेयरनेस दे रहा होता है चीज़ों के बारे में वन ऑन वन। अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं जी वन ऑन वन नहीं बल्कि स्कूल के ही किसी और रिसोर्स को भी इसके अंदर शामिल करना है, तो दूसरी पॉसिबल इंटरवेंशन ये होती है कि फिर हम उस स्कूल रिसोर्स को अपने साथ शामिल कर लेते हैं उसके डिस्कशंस में, उसकी इंटरवेंशंस में। शायद उसकी क्लास टीचर को, छोटे बच्चों के साथ वो अपनी क्लास टीचर के साथ बड़े मानूस होते हैं, तो हो सकता है कि हम क्लास टीचर को भी साथ में शामिल कर लें। तो एक तरीकेकार ये होता है। और जो तीसरा तरीकेकार है ये रेफरल टू कम्युनिटी रिसोर्स। ये वो तरीकेकार है कि अब कोई चीजें ऐसी हैं जो हमारे बात करने से, काउंसिल करने से, एडवाइस करने से बाहर की हैं। शायद बच्चे को किसी स्पेसिफिक टेस्टिंग की जरूरत है, हो सकता है उन्हें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, हो सकता है कि उन्हें जो है वो किसी बाहर के सपोर्ट की जरूरत है, उसको थेरेपीज की जरूरत है, तो उसके लिए हम कम्युनिटी रिसोर्स को रेफर कर रहे होंगे उसको। तीनों सूरतों में हमें एक कंसेंट ऑफ रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म जरूर साथ रखना होता है, ताकि पेरेंट्स की भी कंसेंट हो कि हम आपकी ये इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं टू द स्कूल टीचर और टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और टू द थेरेपिस्ट। तो इसके लिए भी एक कंसेंट फॉर्म बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों के और इन फॉर्म्स को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब तक हम खास असेसमेंट्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं, तो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो हम पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, करियर इंटरेस्ट देख रहे होते हैं, इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, वैल्यूज है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम ये सारे असेसमेंट करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ असेसमेंट्स टेस्ट। ये हमारे वो साइकोमेट्रिक्स टेस्ट हैं जो कि प्रोफेशनल गाइडेंस के बगैर नहीं हो सकते, और इनको कराने के लिए हमें किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट को, प्रोफेशनल को अपने साथ अटैच करना होता है। बट दीज टेस्ट आर वेरी वैलिड। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेस्ट हैं और इनको हर कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना जरूरी है, बिकॉज हमें जब इनके बारे में पता होगा तो हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट जो टेस्ट है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। तो there are certain career और IQ assessment जिसमें हमारा RAT-4 है, which is wide range assessment test, TONI, this is for non-verbal intelligence। एक और हमारे पास है WISC जिसको हम कहते हैं Vinland 2 adaptive behavior का स्केल है। इसी तरह पर्सनालिटी असेसमेंट्स में हमारा थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, टैट जिसको हम कहते हैं। HFD है, HFD is ह्यूमन फिगर ड्राइंग एंड 16 PF। मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो थोड़ा सा हमें इन टेस्ट के बारे में अंदाजा होगा कि ये एक्चुअली ये टेस्ट हैं क्या। ये डॉक्यूमेंट विजिबल है?
जी, ये अब डॉक्यूमेंट विजिबल है आपको? यस मैम। चलें, यस ठीक है। मैम। चलें, तो अब हम इन टेस्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ फिर शेयर भी करूंगी ताकि हमें अंदाजा हो कि हम इन टेस्ट में से कौन सा टेस्ट जो है वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने पहले टेस्ट दिया था RAT4, दिस इज बेसिकली एकेडमिक स्किल असेसमेंट, और इसके अंदर हम रीडिंग स्किल्स हैं, मैथ स्किल्स हैं, बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन है, स्पेलिंग्स हैं, इन सबको असेस कर रहे होते हैं। ये टेस्ट जो है, दिस टेस्ट इज नॉट ओनली द डायग्नोस्टिक बट ये इवैल्यूएटिव टेस्ट भी है। इसको हम एज ए स्क्रीनर यूज करते हैं, और इसको हम टाइम टू टाइम प्रोग्रेस इवैल्यूएशन के लिए भी इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट टू असेस द रीडिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, जो हमारी मैथ की स्किल्स होती हैं, डेटा हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और असेसमेंट, क्या नाम है आपका, असेसिंग थिंग्स, ये सारी चीजें हम इसके अंदर बहुत अच्छे से बच्चों की टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो और हमारा IQ और करियर से रिलेटेड टेस्ट है वो है TONI-4। This test is basically problem solving and non-verbal reasoning, which is very important nowadays. हम 21st century skills की बात करते हैं, और हमारे बच्चे के अंदर जो इस वक्त सबसे ज्यादा लैग कर रहा है वो यही वाली एलिमेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है बच्चों के पास, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, हम वो मौके नहीं दे रहे, या वो बच्चा किधर स्टैंड करता है हम उसको असेस नहीं कर पा रहे। तो दिस टेस्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इस टेस्ट में काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि शेप है, पोजीशंस है, डायरेक्शंस है, रोटेशंस है, इन सब से रिलेटेड है। ये भी एक प्रोफेशनल असेसमेंट है। इसके साथ हमारा एक और टेस्ट आता है जो WISC-4 है। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का टेस्ट है हमारा, और इसके अंदर बच्चों की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है, जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, उसके ऊपर उनके परसेप्शनल रीजनिंग है, क्या चीज परसीव कैसे कर रहा है, उसके ऊपर क्या रीजनिंग कर रहा है, वो एनालाइज कैसे कर रहा है, चीजों को कैसे देख रहा है, उसके अंदर से की पॉइंट्स कैसे निकाल रहा है, बच्चे की वर्किंग मेमोरी क्या है, कितनी है वो चीजों को रिटेन कर पाता है, कितना उसको उसके पास रहती है, प्रोसेसिंग स्किल स्पीड है उसकी, कितनी जल्दी वो प्रोसेस करता है। इसके अंदर मेंटल मैथ्स भी आ जाती है, वो कितनी जल्दी सिचुएशन को देखकर एनालाइज करके कोई डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है। तो ये भी एक हमारा टेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट है जो एडेप्टिव बिहेवियरल टेस्ट है, विनलैंड 2 एडेप्टिव बिहेवियरल टेस्ट। ये बहुत ही मजेदार टेस्ट है, और ये टेस्ट जो है वो बच्चे के बर्थ से लेकर 90 साल की उम्र तक के लोगों के ऊपर टेस्ट किया जा सकता है। और इस टेस्ट के अंदर हम कम्युनिकेशन से लेकर जो हमारी लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं, हमारी जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, हमारी सोशलाइजेशन है, हमारे मोटर स्किल्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स, हम कितना ज्यादा मसला है आजकल के, हमारे पास एडजस्टमेंट इशू है, हम एक जगह जहाँ कंफर्टेबल है वहां से दूसरी जगह जाने पर हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम कोई स्टेप नहीं लेते, हम रिस्क नहीं उठाते क्योंकि हम कंफर्टेबल है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये टेस्ट बहुत ही हमारा इससे रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पर जो हम बिहेवियरल असेसमेंट की टेस्ट की बात करते हैं, इसके अंदर हमें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, और इसके अंदर हम इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि नीड्स क्या क्या हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक शख्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म को वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चल रहा होता है कि वो अपने आप को कैसे, उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और उसको कैसे वो यूज कर रहा है, आया कि उसको मालूम भी है और आया कि वो उसको अपने लिए बेटर वे में यूज कर सकता है या नहीं। HFD इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, और ये एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी, उसके सबकॉन्शियस में जो उसके ट्रॉमास हैं, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके चाइल्डहुड प्रेशर्स हैं, वो सारी चीज़ों को, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका इंटेलिजेंस लेवल, वो पूरी चीज़ों को असेस कर देता है। एंड दिस इज सिंपल एक ह्यूमन ड्राइंग है जो कि वो बनाता है, और उस ड्राइंग के थ्रू सारी चीज़ें असेस हो जाती हैं। तो विच इज़ अगेन अ वेरी प्रोफेशनल टेस्ट, एवरीवन कांट डू दिस टेस्ट, और इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। बट दीज टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव to assess and to guide our students accordingly.
जो लास्ट टेस्ट इसकी हम बात करें जो 16 PF है, ये 16 PF जो है वो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। ये खुद से बच्चा इसको जो है वो इस टेस्ट को कर रहा होता है, और उस टेस्ट के से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि बच्चे की एंजाइटी क्या है। जी जी कहिए। जो HFD टेस्ट है ना जी, इसकी ऑथेंटिसिटी पे तो वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं ना, और जी कहते हैं कि ऑथेंटिक नहीं है। जी और हम एक ड्राइंग की बुनियाद पर जो है वो किसी बच्चे की जो है वो पर्सनालिटी डिफाइन नहीं कर सकते। और मैंने उसके क्योंकि हमने अपनी काउंसलिंग सेंटर हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलिंग सेंटर इस्टेब्लिश है, और मल्टीप्लाइड और करियर इम्पैक्ट ने उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आते हैं। लेकिन ये जो HFD है हमने खुद भी उसको हमने इस्तेमाल किया है स्कूल में, और बाद में मैंने खुद भी इस पे काम किया है, और मैं भी खुद इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा। बिल्कुल इसके जी बिल्कुल बिल्कुल कमर साहब, इसके ऊपर HFD के ऊपर मल्टीपल लोग इसको ऑथेंटिक कंसर्न करते हैं, कुछ लोग उसको ऑथेंटिक कंसर्न नहीं कर रहे होते। देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज अवेलेबल जो कि इस टेस्ट को स्पेसिफिकली इसके जो एक थीम है कि जी एक तस्वीर के जरिए आप कैसे बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो उसको नल एंड फाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब भी करती हैं। तो ये वही वाली बात है कि एक प्रोफेशनल जो है वो इसके ऊपर बात कर सकता है कि ये टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हमारी सिचुएशन में उस तरह से है या नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच कमर साहब आपकी बात का। अच्छा, जो 16 PF की हम बात कर रहे हैं, ये 16 PF जो है ये हमें बच्चे के एंजाइटी है, एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, जी कहिए। शायद मैं कमर नहीं था। सॉरी मैम, ये साजिद साहब डिस्कस कर रहे थे, ये पॉइंट साजिद साहब उठाया है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं मोहम्मद साजिद, ये जो साजिद साहब ने ये बात कही थी HFD की, मैंने कमर साहब का नाम लिया, सॉरी। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे 16 PF की। तो 16 PF जो है वो बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट असेसमेंट है, जिसमें बच्चा को कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जिसपे वो अपने आप को ग्रेड करता है, और उसके अंदर जो है हाथ से हम क्या असेस कर पा रहे होते हैं, उसके अंदर से हम असेस ही कर पा रहे होते हैं कि बच्चे का एंजाइटी लेवल क्या है, बच्चे को एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, वो नई जगह पे या किसी नए एनवायरनमेंट में या नई किसी चीज में एडजस्ट हो पाता है या नहीं, बच्चा इमोशनली कितना स्टेबल है, कितना रेजिस्टेंस उसके अंदर रेजिलियंस है, उसके अंदर किसी चीज को लेकर रेजिस्टेंस कितनी है, उसके अंदर किसी चीज को लेकर स्टैंड लेना या डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है, और जो कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों के होते हैं उनको इसके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन अगेन ये सारे टेस्ट जो हैं वो हम यूं ही नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए एक प्रोफेशनल गाइड की जरूरत होती है, प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है। अब मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, स्लाइड मेरे ख्याल से शेयर हो गई आपको। जी, तो ये कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, और इसके लिए डेफिनेटली जरूरी है वही बात जो मुस्तकिल कर रही हूँ कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का जरूरी है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटाइज करने हैं, हम क्यों ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। हर टेस्ट हर एक के लिए जरूरी नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये टेस्ट एक तो क्यों करना चाह रहे हैं और किस पर करना चाह रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है, हमें उसके लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल करना है एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम वो इस टेस्ट को कंडक्ट करा सकें। इस एक्टिविटी को कराने से पहले जाहिर है उसकी अनाउंसमेंट है, जिस लोगों से करवाना है कंसेंट्स लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, पेरेंट्स का कंसर्न, स्कूल का कंसर्न, एडवाइजरी बोर्ड का कंसर्न उसके ऊपर लेना जरूरी है, और इसका इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है। इस एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन है, एक स्कूल काउंसलर को इस फ्लो को जो है वो मेंटेन करना है, इसका फीडबैक देना है। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव डेटा है, किसी का डेटा किसी के साथ शेयर करना एथिकली जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेटा का एनालिसिस करना है, एक स्कूल काउंसलर जो है फिर उसकी एक रिपोर्ट कंपाइल करता है, और फिर उस डेटा को हम मैनेज कर रहे होते हैं। फायदा क्या होगा स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम का हमारे बच्चों को, हम
अब इसके ऊपर देख लेते हैं, मुस्तकिल भी हम बात कर रहे हैं, हमें अच्छे से इस बात का आइडिया भी हो गया है कि हम अपने बच्चों का स्कूल काउंसलिंग की हमें क्यों जरूरत है। डेफिनेटली उनके स्किल्स और एप्टीट्यूड को डेवलप करना है, उनकी करियर और पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल को करना है, उनको सक्सेसफुल एजुकेशनल करियर्स जो हैं उनकी तरफ उनको लाइन अप करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कमर साहब ने बात की, जाहिर है जो थर्ड पॉइंट होता है डेवलपमेंट साइड पे, वो हमारे करियर काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनके इंटरव्यू और लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसको एनहांस करना है, उनकी टाइम मैनेजमेंट को, और एक रियलिस्टिक एजुकेशनल प्लान बनाना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेन रियलिस्टिक। हम बहुत सारे ऐसे ख्वाब देख रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे ख्वाब देख रहे होते हैं जिसका जो खमियाजा है वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रियलिस्टिक प्लान हम बनाएं जो कि बच्चे की स्किल और एबिलिटी के हिसाब से हो, और उसी प्लान के अंदर उसको एक्सेल करने में हम उसकी मदद कर रहे हो। अच्छा, टीचर्स को ये किस तरह से सपोर्ट करेगा? काउंसलिंग सर्विसेज फॉर टीचर्स जो है वो जाहिर है, जैसे हमने शुरू में बात की कि टीचर्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है, टीचर्स के भी अपने इश्यूज हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व होने की जरूरत है, तो वो टीचर्स को रिलैक्स करेगा। टीचर्स का वर्कलोड शेयर होगा। जब एक स्कूल काउंसलर मौजूद होगा तो वो टाइम जो टीचर बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट को क्लास के अंदर जो है सर्व करता है, बच्चों को कंट्रोल करने में, बच्चों को ऑन टास्क रखने में टीचर अपना टाइम सर्व कर रही होती है, वो सारा पार्ट जो है वो स्टूडेंट काउंसलर जो है वो बच्चों को सपोर्ट कर देगी और हेल्प कर देगी। तो टीचर का वर्कलोड भी जो है वो कम होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट ईजी हो जाएगी, और टीचर बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि जी सब अच्छा है, जी बच्चा आपका, या तो हम कहते हैं जी सब बहुत अच्छा है ताकि हमारे सामने कोई सवाल ही ना करे पेरेंट, या फिर हम सिर्फ शिकायतें आमने सामने रख देते हैं और उनके और बात खत्म हो जाती है कि आपका बच्चा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हम सोल्यूशंस नहीं दे पाते उनको। तो दोनों सूरतों में हम बच्चों की कमी को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और पेरेंट्स को अपने साथ पार्टनर भी कर सकेंगे, उनको सोल्यूशन और गाइडलाइन दे सकेंगे कि वो हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें और हम मिलकर कैसे बच्चों को इम्प्रूव कर सकें। और सबसे आखिर में अगर हम स्कूल के हवाले से बात करें कि ये प्रोग्राम जो है वो स्कूल को कैसे बेनिफिट करेगा, डेफिनेटली जब बच्चा एक की पर्सनालिटी एनहांस होगी तो उसके रिजल्ट्स एनहांस होंगे, स्कूल के इंटरनल रिजल्ट्स हों या बोर्ड रिजल्ट्स हों, उनकी अचीवमेंट जो है वो बच्चे की आउटकम जो है वो बेहतर होगा। हमारे इनपुट्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चे का आउटकम बेहतर होगा। जाहिर है हमारे स्कूल की एक पब्लिक इमेज है वो बेहतर होगी, हमारे स्कूल को ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग जान सकेंगे। जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो एक पब्लिक इमेज बनेगी, वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, बच्चा जो है, स्कूल जो है वो एक रियलिस्टिक एजुकेशनल प्लान देने के काबिल होगा, जो अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ आवर स्कूल्स आर फेल टू गिव। तो बच्चे जाते हैं बस भर भर के पूरे पूरे जिंदगी अपनी गुजार दी, 10 12 15 साल उन्होंने स्कूल के अंदर गुजार दिए, लेकिन जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो ना उनके पास स्किल्स होती हैं, ना वो कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात को, ना वो कोई फैसला कर सकते हैं, और ना अपनी अपनी राय किसी चीज पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। और जब हमारे स्कूल का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारी जो स्कूल स्ट्रेंथ है, हमारी एनरोलमेंट है, जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो दीज आर सम ऑफ द advantages a school will also get when we have a proper school student counselor program in our schools. जी, तो अब अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कमेंट है, प्लीज। मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने जितने भी टेस्ट बताए हैं क्या ये ओपन सोर्स हैं, ये इंटरनेट पे है या स्पेसिफिक है? ये नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ये ओपनली अवेलेबल नहीं है, ये आपको प्रोफेशनल्स के पास ही मिलेंगे, ये ओपन सोर्स पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और कोई चीज, किसी को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू कमर साहब, आप सेशन की तारीफ की आपने। और कोई क्वेश्चन है किसी को? प्लीज कोई कमेंट देना है आज के सेशन के बारे में, कोई चीज जो आपको समझ ना आ रही हो, कोई चीज जो बेहतर करनी है, प्लीज। थैंक यू सनोबर।
जी साजिद साहब, आप बताएंगे कि आपने आपने अभी जिक्र किया था कि जी मल्टीप्लाइड भी आपके साथ काम कर रहा है करियर काउंसलिंग के ऊपर और करियर सेंटर्स आपके स्कूल में बने हैं, तो आप बताएंगे कुछ कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2017 में हमारे स्कूल में हमने साइकोलॉजिस्ट हायर की थी और मैंने खुद काउंसलिंग की जो 6 मंथ्स की डिप्लोमा थी हमने वो की थी, जो सर्टिफिकेशन कोर्स थी। और फिर हमने सेंटर एस्टेब्लिश किया और फिर मल्टीप्लाइड वक्तन फ़ौक्तन हमारे काम को देखता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाई है। और अब यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात, उनके स्टूडेंट्स भी जो है वो इंटर्नशिप के लिए आते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। आपके स्कूल में आते हैं इंटर्नशिप के लिए? जी जी। चलें, यहाँ जबरदस्त। पर मैम मैं साजिद साहब से पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बात की ना कि टीचर के वर्कलोड को कम करते हैं, टीचर जो बच्चे के बिहेवियर मैनेजमेंट में टाइम लगा देती थी पहले, अब वो जो है इनकी मदद से टीचिंग पे ज्यादा जोर होगा, बच्चों की लर्निंग पे जोर होगा। तो सर थोड़ा बताएं कि टीचर्स के लिए किस तरह से मुफीद साबित हुआ ये प्रोग्राम? जी साजिद साहब प्लीज। हमारी काउंसलर ये है कि वो टीचर्स के साथ भी, जिस तरह मैम ने बताया कि वो सेशन लेते हैं कि आपने स्टूडेंट को किस तरह मतलब सेंटर भेजना है। या एक हमारे एक सिस्टर ने बात की थी कि मतलब एक काउंसलर जो है वो बच्चे को मेरे पास लेके आती थी, तो वो मुझे सॉरी टू से, लेकिन काउंसलिंग तो इस तरह नहीं होती। वो तो मतलब अपनी टीचर को गाइड करना होता है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए काउंसलर के पास नहीं जाना है। कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर खुद टीचर को वो ट्रेन करती है, उनके साथ सेशंस करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो है आप खुद क्लासरूम में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बच्चे पर टैग लग जाए कि मतलब ये तो बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो एक ये होते हैं, एक वीकली हर एक क्लास के साथ हमारे जो काउंसलर है उनकी अवेयरनेस सेशन होती है मुख्तलिफ टॉपिक की, कि आपने अपनी एग्रेशन किस तरह कंट्रोल करनी है वगैरह। तो इससे बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मिली है। दूसरी एक चीज़ ये कि जो बच्चे काउंसलिंग सेंटर में आते हैं, हमारे मतलब ये 4 साल का जो तजुर्बा रहा है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी मेरी अपनी राय है कि बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती। वो काउंसलिंग जो होती है वो बड़ी को होती है। तो हम उनके पेरेंट्स जो है उनको फिर बुला लेते हैं और उनके साथ उनकी मतलब डेटा ले लेते हैं घर के और उनके साथ फिर सेशंस करते हैं। और जब पेरेंट्स में हम चेंजेस वो वहाँ लाते हैं तो वो पेरेंट्स काम करते हैं और बच्चे हम चेंजेस जो है उसके बच्चे में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा जो है एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू। बिल्कुल साजिद साहब, आपकी बात को मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। छोटे बच्चे जाहिर है उन सारी चीजों को नहीं असेस करते, हम बड़ों को एड्रेस करेंगे, फिक्स करेंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच जो हमने कही थी कि हम बड़ी चीजों को फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो मैट्रिक में जाकर हमें मसाइल आते हैं बच्चों के, वो पहले से। जैसे हमने बात कही थी कि टीचर्स के साथ उनके अपने काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो अल्टीमेटली टीचर्स इतने इक्विप्ड हो जाते हैं कि वो जो क्लासरूम के अंदर बिहेवियर्स के साथ जूझ रहे होते हैं, उनको उनको आ जाता है बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना। क्लासरूम के बहुत सारे बिहेवियरल जो इश्यूज हैं वो इस वजह से होते हैं कि टीचर अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही होती क्लास के सामने, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। तो इस सिलसिले में भी जब टीचर को अपने इश्यूज रिजॉल्व करना आ जाते हैं, बच्चों को उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है आ जाता है। समटाइम्स बच्चे से टीचर को चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए जो है वो क्लास के अंदर इश्यूज बना रहे होते हैं, और क्योंकि टीचर जो है वो चिढ़ा होता है तो बच्चे उसको और मजीद चिढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें क्लासरूम के अंदर कंट्रोल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। मैम आई वांट टू से फ्यू वर्ड्स। मैम साजिद साहब ने मिसअंडरस्टैंड किया मेरी बात को कि वो काउंसलर मेरे पास लेकर आ जाती थी। देखिए साजिद साहब, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब कोई ऐसा अनफोर्सीन इशू या ऐसा कुछ स्ट्रेंज इशू अराइज करता है जिसके आगे काउंसलर की अपनी एक पूरी ट्रेनिंग होती है, और जहाँ पर काउंसलर होती तो वो एक लड़की है, एक खातून है, या आमतौर पर इस तरह से होती है, तो अगर वो कहीं पर उसको समझ ना आए कि उसने उसको कैसे हैंडल करना है, तो उस पॉइंट पर काउंसलर जो है वो मेरे पास एज प्रिंसिपल लेकर आ जाया करती थी। जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उनकी, या डिसिप्लिन जो इश्यूज होते हैं उनकी, तो बाकायदा अपनी कमेटीज होती हैं। जिस समय हम आपने एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी काउंसिल की बात की, तो वो एडवाइजरी बोर्ड्स हमारे पास बने हुए थे कि कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या बिहेवियरल इशू होता था तो वो वी वुड ऑलवेज रेफर टू दैट एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, वो उस बोर्ड को या कमेटी के पास ले जाया जाता था केस, और वो भी यही कि हम उसको बहुत सीक्रेट रखते थे। जिस तरह आपने कहा कि सीक्रेसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड।
मैं जो एक और जगह पे काम कर रही थी, वहां पर जो हमारे चेयरमैन थे, वंस ही सेड के एक स्कूल में एक इशू हुआ है जो कि पूरे सिस्टम में जिसकी बात फैल गई है, और ये कैसे हुआ है, वन प्रिंसिपल हैज टॉक टू द अदर, व्हाई द प्रिंसिपल्स आर टॉकिंग। तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू हियर कि प्रिंसिपल्स भी, अगर ये तो बात ऐसी है कि जो कि प्रिंसिपल को स्कूल के अंदर ही बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, यानी दबा देनी चाहिए अगर किसी का कोई इशू किसी बच्चे का आता है तो, क्योंकि इट शुड बी, द सीक्रेसी शुड बी केप्ट, इट शुड बी मेंटेन। तो ये किस किस्म की प्रिंसिपल होगी जिसने अपने स्कूल के किसी इशू को किसी दूसरी जगह पे डिस्कस किया है, और वो और दूसरी टीचर, दूसरी प्रिंसिपल ने तीसरी जगह पे डिस्कस किया, तो ये दैट इज वेरी ऑड। आई डोंट हम में से अप्रिशिएट नहीं करेगा कि किसी बच्चे की भी जो प्राइवेसी है, उसका प्राइवेट मैटर जो है, उसको एक इश्तिहार उसका लगा दिया जाए। तो वो तो हम हमेशा बहुत ही एहतियात से जब हम इसको डील करते हैं। मैम, मैं आई बीन डीलिंग विद द स्टूडेंट काउंसिल सिंस 2012। मुझे तकरीबन 8-9 सालों से, और बल्कि जो मेरा जो लास्ट मेरी जॉब थी जहाँ पर मैं कॉलेज में थी, वहाँ पे काउंसलर नहीं था, देयर वाज नो पोस्ट ऑफ काउंसलर, बट आई अप्रूव्ड इट फॉर माय ओन कॉलेज। मैंने अपने चेयरमैन के पास बैठ के अपने कॉलेज के लिए, अपने लिए एक काउंसलर जो है वो अप्रूव करवाई, और मैंने उसको फिर उसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर मैंने खुद उसको ट्रेन किया। लेकिन ये सेशन बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैम जो मुझे पहले नहीं पता थी, जाहिर है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। थैंक यू वेरी मच। आप सबके बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा, आज आप लोग के एक्सपीरियंस है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी कॉलेज लेवल पर, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज लेवल पर भी नहीं है स्टूडेंट्स काउंसलर्स, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जहाँ स्टूडेंट काउंसलर्स नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे नहीं है। तो इट इज़ वेरी गुड टू हियर कि आप अपने कॉलेज में भी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, और आप सबके फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया। सबा कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक आप देखिए जैसे प्री स्टूडेंट्स के पास भी जो है ना वो, सॉरी जी सबा आप कहिए, पहले आप बात कीजिए। नहीं मैम, शायद ये इतना रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा मैं साहिर साहब से पूछना चाहूंगी कि क्या इससे स्टूडेंट रिटेंशन पे कोई फर्क पड़ा या उनकी स्कूल की तादाद ज्यादा हुई? मतलब बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है तो हम इसी स्कूल में जाएंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि वो कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ है तो ये बहुत अच्छा है, या पेरेंट्स आप कह रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग हुई है, तो इस तरह से मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, साजिद साहब आपका रिस्पांस चाहिए। थैंक यू। हमारे स्कूल में हमने एक ये कि हम अभी 2 महीने पहले हमारे अभी नए सेशन में डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड पे पेरेंट्स की ट्रेनिंग हुई थी। तो हम इसके साथ जिस तरह हमने टीचर्स का कहा, तो हम पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग कर रहे होते, तो वो मुख्तलिफ एज ग्रुप की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में तो हम बस सिर्फ मॉन्टेसरी में एडमिशन करते, बाकी क्लासेस में एडमिशन्स नहीं होती। और वो सजाद भाई को पता है कि बहुत रश होता है, हम एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं करते, और हम जितनी भी स्टूडेंट ले लेते उनसे मतलब कई गुना जो है ज़्यादा अप्लाई होती है, हमें ड्रॉप करना होता है हर साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। देखें तो ये है वर्ड ऑफ माउथ का जो है असर, माशाल्लाह माशाल्लाह साजिद साहब। और आतरा ने भी इनबॉक्स किया है कि जी उनकी काउंसलिंग एक्टिविटीज से उनकी जो है वो डबल हुई है उनकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है। तो जबरदस्त, वेरी गुड। ये कुछ हमारे पास लाइफ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि लोग इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो उनको किस तरह से फायदा हो रहा है। तो छोटे लेवल पर भी बच्चों की हमारे जो है वो काउंसलिंग की जरूरत होती की, डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं होती, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट नीड्स हैं उसके अंदर वो चीज टीचर्स को बताई जा रही होती है, मुस्तकिल उनको सिखाई जा रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के साथ एक काउंसलर डील कर रहा होता है, लेकिन उस टीचर की जब ट्रेनिंग हो रही होती है बच्चों की डेवलपमेंट नीड्स के ऊपर, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को लेकर, तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली बच्चे को जो है वो डील कर रही होती हैं टीचर्स। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। कोई और कमेंट, कोई चीज़ है? अदरवाइज मैं फिर आज के सेशन को वाइंड अप करती हूँ। आप सबके मैसेजेस मुझे चैट पर भी मिल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।